ही नहीं चाहता। बट ड्यूरिंग स्कूल आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। ऐसा कुछ नहीं था कि टॉपर हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत एवरेज स्टूडेंट था। मतलब 60-70% मार्क आ जाए तो बहुत है, उस टाइप का था। तो आफ्टर पासिंग माई 10th I joined a private college in Bhubaneswar, Gayatri Residential College, Bhubaneswar. I joined there. Uh, then after passing plus two I was a good, means I was good in my studies during plus two because पहले पहले घर से बाहर निकले थे तो थोड़ा जोश था कि घर से बाहर निकले तो पढ़ेंगे, तो प्लस टू में थोड़ा अच्छा रिजल्ट था। देन आफ्टर प्लस टू आई ज्वाइन सुंदरगढ़ फॉर माय ग्रेजुएशन, गवर्नमेंट कॉलेज सुंदरगढ़, where I passed from 2015. From 2015 I passed my graduation. देन ग्रेजुएशन का जो साल था, पहले साल जो था थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग था कि कुछ सब्जेक्ट्स थे जो अच्छा लगता था। जैसे पहले पहले साल तो ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं जाता था, बस ऐसे पार्टी जियोलॉजी, जियोलॉजी क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसमें ये आर्ट के बारे में थोड़ा बताते हैं, या जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स होते थे, बहुत अच्छा टेक्टोनिक्स होता था, तो अच्छा लगता था कि जियोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है। प्लस टू के बाद जियोलॉजी मैंने क्यों चुना, दैट इज ऑल्सो एक्सीडेंट में। ऐसे मुझे ऐसे कुछ पता नहीं था कि जियोलॉजी क्यों पढ़ना है, कैसे, मतलब उसका फ्यूचर क्या है, कुछ नहीं पता था। जैसे आप में से बहुत ऐसे होंगे जो कि अगर केंद्र से बिलोंग करते हैं तो अपना ये जियोलॉजी चूज करने का कॉज एक ही है कि केंद्र में बहुत सारा माइनिंग है। सो अगर हम लोग पढ़ लेंगे जियोलॉजी, उसके बाद कहीं नौकरी मिल जाएगा, या तो सबके पास एग्जाम्पल है कि सन ऑफ मिस्टर एक्स और डॉटर ऑफ मिस्टर एक्स is working in ONGC or GSI, he or she is getting some 60-70,000 or 1 lakh or too much salary. So geology is a very good subject. We have to take geology and we'll get some job, good job with good salary. That is what like nowadays, or from last 4-5 years everybody is thinking, and that's why बहुत सारे जो जियोलॉजी के स्टूडेंट है, मोस्ट इन इंडिया इफ यू कंपेयर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम ओडिशा, एंड इन ओडिशा इफ यू कंपेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम केओंझर, नियरली 80-85% आर फ्रॉम केओंझर। तो सबको यही लगता है कि बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, बहुत सारा सैलरी मिलेगा, तो जियोलॉजी लेना चाहिए, इसलिए सब लोग जियोलॉजी पढ़ते हैं। मेरा जो जियोलॉजी चूज करने का एक मोटो था, जब हम लोग प्लस टू में थे तो हॉस्टल में थे, मेरा 2 रूममेट हुआ करते थे जो कि मतलब उनके साथ रह के मुझे थोड़ा पढ़ने का जो क्या बोलते हैं, मतलब मैं थोड़ा पढ़ने लगा था। मतलब उससे पहले आई वॉज वेरी टैलेंटेड इन माई चाइल्डहुड, मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा तो मुझे ज्यादा याद रहता है, जो बोलते हैं मेमोरी ज्यादा होता था। मतलब मैं ज्यादा हार्डवर्किंग नहीं था, बस अगर 1-2 बार पढ़ लूं तो याद रह जाता था, तो ऐसा था। तो उनके साथ रह के मुझे थोड़ा मतलब ऐसे फील हुआ कि मुझे और पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए। तो मैं चाहता था कि मेरा जो नेक्स्ट प्लस 3 जो कैरियर चूज करूंगा, तो हम तीनों लोग एक साथ पढ़ेंगे। तो वो दोनों ने डिसाइड किया कि जियोलॉजी पढ़ेंगे, तो हम लोग, जो मैंने भी डिसाइड किया कि जियोलॉजी पढ़ेंगे। उस टाइम पे एक मेरा जो रूममेट था, उनका सिस्टर जो थे वो पढ़ते थे अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में एमएससी। तो हमें ऐसा नहीं पता था कि जाम होता है, जब प्लस टू में थे, कि जाम होता है, जाम में जैसे जियोलॉजी पढ़ने के बाद आईआईटी में जाते हैं, ये सब। अपना मोटो था कि अन्नामलाई यूनिवर्सिटी इज मतलब ये एक बड़ा यूनिवर्सिटी है, उधर जाके पढ़ने, मतलब उस लेवल का थॉट था कि हमें पता नहीं था कि उससे ऊपर होता है। तो अन्नामलाई यूनिवर्सिटी हमारे लिए था कि हाँ एक बड़ा यूनिवर्सिटी है, क्योंकि उसकी दीदी पढ़ती है, तो हम लोग भी प्लस 3 के बाद एमएससी वही करेंगे। तो प्लस 2 के बाद जब प्लस 3 ज्वाइन किया, तो उन दोनों ने ज्वाइन किया डीडी कॉलेज, मेरा वेटिंग में था, तो आई ज्वाइन सुंदरगढ़। आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम सुंदरगढ़, मतलब अलग हो गए हम। मैं चाहता था कि एक साथ रह के पढ़े, लेकिन अलग हो गए। तो वो लोग पढ़े डीडी कॉलेज में केवंझर में, और मैं पढ़ा सुंदरगढ़ में।
आफ्टर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो स्टार्टिंग सब्जेक्ट था स्ट्रेटिग्राफी, तो वो बहुत ऐसे रटने वाला सब्जेक्ट था कि पढ़ो पढ़ो, मतलब उसको उस तरीके से पढ़ाया जाता था कि एक सबसेशन दिया जाए, उसको याद रख के आओ, फिर उसको लिखो, फिर अगले दिन उसको याद रख के आओ और एक सबसेशन उसको लिखो। तो उससे मुझे थोड़ा लगा कि ये कैसा सब्जेक्ट है मतलब मेरा इंटरेस्ट थोड़ा एनालिटिकल सब्जेक्ट में ज्यादा होता है, ज्यादा होता था उस टाइम पे। तो स्ट्रैटिग्राफी पढ़ के मतलब सेकेंड ईयर स्टार्टिंग सब्जेक्ट था स्ट्रैटिग्राफी। फिर थर्ड ईयर का जो स्टार्टिंग सब्जेक्ट था वो था स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, जो कि मेरा फेवरेट रहा है, हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। तो मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, क्रिस्टलोग्राफी हो गया या ऑप्टिकल मिनरोलॉजी हो गया, स्ट्रैटिग्राफी हो गया, टेक्टोनिक्स हो गया, ये सब ग्रेजुएशन के टाइम पे ये सब्जेक्ट्स अच्छा लगता था। उस मतलब और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में नहीं पढ़ता था, मुझे मेरा एक मतलब ये था कि जो अच्छा लगे वो मैं पढ़ता हूँ, जो अच्छा नहीं लगे वो नहीं पढ़ता हूँ, ऐसा था उस टाइम पे। आफ्टर पासिंग ग्रेजुएशन फिर हमने एग्जाम दिया उस टाइम पे, क्योंकि जब ग्रेजुएशन करने लगे तो पता चला जाम है, ऐसा है, कंपटीशन है, ये सब। तो मैंने बिना पढ़ाई के जाम दिया था, इसलिए मैं नहीं पढ़ा था जाम के लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में यही था कि अनामलई जाना है। मुझे लगता था कि हाँ सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता है, आईआईटी में पढ़ो तो क्या ज्यादा पढ़ाएंगे, ऐसा ऐसा जो थिंकिंग था उस टाइम पे। तो उसके बाद अनामलई गया। तो जब अनामलई से पास आउट हुआ तो मैं जब उसके बाद सब मतलब उस आफ्टर पासिंग एमएससी सबको अगर एक लेवल पे रखोगे तो मुझे फील हो रहा था कि मैं बहुत नीचे हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, या मतलब कुछ मुझे पता नहीं है, कुछ पढ़ाया नहीं है एमएससी में जितना पढ़ाना चाहिए था। एमएससी एमएससी कोर्स का जो मतलब डिग्री का बस सर्टिफिकेट है, लेकिन कुछ पढ़ाया नहीं है, ऐसा लगता था कि हमें कुछ नॉलेज नहीं है एमएससी का। तो उस टाइम पे भी मैंने दो चार ऐसे आफ्टर एमएससी आप लोग एलिजिबल होते हैं कहीं लेक्चरशिप करने में, तो मेरा टारगेट यही था कि लेक्चरशिप करना है। वो मेरा मतलब आफ्टर 8-9 क्लास मेरा यही टारगेट है, आज तक यही है कि प्रोफेसर बनना है या लेक्चरशिप करना है जो भी। तो वो टारगेट है, आज भी है वही, तो उसी डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ। तो पीजी के बाद मैं डायरेक्टली कुछ कॉलेजेस गया ऐसे इंटरव्यू देने के लिए, मैं दिखाऊंगा कुछ कॉलेजेस के नाम। वैसे किसी कॉलेज को मतलब ऐसे नाम दिखाने का मतलब आई डोंट नो इफ इट इज करेक्ट और रॉन्ग, बट I have included some of the names of the colleges where I went for the interview. तो पहले जो 1-2 इंटरव्यू गया तो उस इंटरव्यू से मुझे पता चल गया कि मुझे कुछ नहीं आता। उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसे कोचिंग सेंटर भी होता है। 2015 में आई लाइक उस टाइम पे 2 या 3 कोचिंग सेंटर्स होते हैं जियोलॉजी के लिए, वो दिल्ली में होता था। तो मुझे बस वही पता था कि एक कोचिंग सेंटर है जिसमें मेरे दोस्त लोग पढ़ते थे, 3 लोग उधर पढ़ते थे, तो मैं उधर चला गया दिल्ली कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने के लिए। फिर कोचिंग सेंटर से जब पास आउट हुआ हमें सबको मतलब पहले जब गया था उधर ऑल इंडिया से बच्चे आए थे, तो सिर्फ उड़ीसा के नहीं थे, सिर्फ अनामलई के नहीं थे, मतलब बहुत सारे बच्चे थे, अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए थे, आईआईटी से आए थे। तो उनको देख के मुझे डर लगने लगा कि इनसे कैसे कम्पीट किया जाए, ये तो बहुत जानते हैं, मुझे तो कुछ नहीं आता। मेरा जो सब्जेक्ट था मुझे उसमें बहुत कुछ आता है, मतलब जो मैंने बोला क्रिस्टलोग्राफी हो गया या स्ट्रक्चरल हो गया या ऑप्टिकल हो गया, उन सब में मैं मास्टर हूँ। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा लगा। तो मैं डरने लगा उस जब मतलब किसी और से बात करने में मुझे डर आता था, कि डर लगता था कि उनसे ये मुझसे ज्यादा जानते हैं, उनसे क्या बात करना है, ये तो मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा लो फील कर रहा था मैं कि उनके हिसाब से इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। फिर जब उससे दिल्ली से पास आउट हुआ तो वो जो 6 महीने का टाइम पीरियड था, 6 महीने से 4 महीना कोचिंग देते हैं, 4 महीना पढ़ाते हैं, बाकी 2 महीना एग्जाम कराते हैं। वो जो 4 महीना था, वो 4 महीने में
इतना सारा मतलब सारे सब्जेक्ट, जैसे हम लोग एमएससी में पढ़ते हैं या बीएससी में पढ़ते हैं, हमारा एक पेपर होता है, सपोज इग्नियस हो गया, एक पेपर हो गया, वो पूरा चलेगा 2 महीना 3 महीना, या सेडिमेंटरी हो गया, एक पेपर हो गया, वो 2 महीना 3 महीना चलता है ऐसे। या तो एमएससी में पढ़ते हैं, बीएससी में पढ़ते हैं, जब भी तो वो ज्यादा लेंथ में मतलब उसका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कोचिंग में क्या होता है कि वो एक हफ्ते में इग्नियस खत्म होगा, 6 दिन में, 6 दिन में सेडिमेंटरी खत्म होगा, 6 दिन में ये बाकी सारे सब मतलब एक एक सब्जेक्ट खत्म होता था। तो मुझे वो मतलब एक लगा कि ये बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो एक छोटे ड्यूरेशन में पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाते थे उस टाइम, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो मेरे दिमाग में मतलब उस सब्जेक्ट के लिए थोड़ा वीकनेस जो है, मतलब उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि जियोलॉजी क्या है बेसिकली। आफ्टर पासिंग एमएससी ओनली आई गेट टू नो व्हाट इज जियोलॉजी। टिल एमएससी आई वाज लाइक ओनली स्टडीइंग, मतलब ऐसे कुछ पता नहीं है, बस पढ़ाया जाता है तो पढ़ो, कुछ ऐसे इंटरेस्ट नहीं है, बस ऐसे पास करने के लिए पढ़ो। लेकिन लेकिन आफ्टर एमएससी जब कोचिंग ज्वाइन किया, उस टाइम पे मुझे पता चला कि सब्जेक्ट क्या होता है, उसमें टॉपिक क्या होता है। उसके बाद टॉपिक के ऊपर मुझे इंटरेस्ट आने लगा। तो जब टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट आने लगता है तो यू विल बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स स्टडीज। ऐसे जॉब के ऊपर नहीं मतलब ध्यान नहीं जाता, या मतलब ऐसे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, अपना कंसंट्रेशन टॉपिक से होता है जब टॉपिक अच्छा लगे तो जियोलॉजी मुझे अच्छा लगने लगा उस टाइम पे, आफ्टर पासिंग एमएससी इन 2017, ये बात कर रहा हूँ 2017 का। So in 2018, after completing that course, I came to Bhubaneswar. 2018 में मैं गेट क्वालिफाई किया, नेट 3 मार्क से मतलब एल मतलब कटअप से 3 मार्क नीचे रह गया, तो नेट क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन गेट क्वालिफाई हो गया। तो मैं घर आ गया कि मुझे लगा कि मुझे हो सकता है इस गेट के थ्रू कहीं लेक्चरशिप मिल जाए, क्योंकि टारगेट तो वही है पहले से कि लेक्चर बनना है। उसके बाद मुझे पता चला आफ्टर क्वालिफाइंग गेट आई गेट टू नो दैट आई हैव अ सेकंड क्लास इन एमएससी, क्योंकि तब तक सर्टिफिकेट नहीं लाया था। पास हो गया तो हो गया, कौन देखता है मार्क को, ऐसे उस माइंडसेट पे चल रहा था। मतलब ऐसे बहुत ज्यादा फोकस नहीं था, जैसे आप लोग बहुत टेंस होते हैं कैरियर के बारे में, उस जैसा नहीं था, फ्रिकल था। तो मुझे लगा हाँ चलो सेकंड क्लास हुआ है, तब पता चला आफ्टर क्वालिफाइंग गेट आई गेट टू नो दैट सेकंड क्लास एमएससी है। तो गेट्स का सर्टिफिकेट जहाँ पे भी गेट के थ्रू जॉब मिलता है या एमटेक मिलता है, जैसे आईआईटीज में हो गया, जहाँ पे भी फॉर्म डाला रिजेक्ट हो रहा है, क्यों रिजेक्ट हो रहा है, क्यों रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में नहीं होता है, यू हैव टू स्कोर मिनिमम 60%। तो माई परसेंटेज वाज 59.9, so I felt very unlucky। 59.9 और 0.1% अगर हो जाता तो मैं 0.1 मतलब 3 मार्क्स, 3 मार्क्स अगर ज्यादा होता तो शायद आईआईटी में एमटेक मिल जाता या कहीं पे लेक्चरशिप मिल जाता, ऐसे सोच के मैं चलता था। तो उस टाइम पे ये जो टाइम पीरियड है 2018 टू 2019, 2018 ऑलमोस्ट फेब्रुअरी टू 2018 दिसंबर, ये जो पीरियड था उसका मैं एक जो दिखाऊंगा आपको कि उस टाइम पे आई हैव बीन रिजेक्टेड फ्रॉम मोर देन 22 इंटरव्यूज। उस टाइम पे 22 इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, जो जहाँ पे भी लेक्चरशिप के लिए या फिर एमफिल पीएचडी के लिए, बहुत सारे मुझे याद नहीं है, मतलब इतने सारे रिजेक्ट हुआ है कि मुझे याद नहीं है। जितना मुझे याद है उसमें से मैं 17 इंक्लूड किया हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में देन मैं कुछ दिन भुवनेश्वर में रहा पढ़ाई करने के लिए, फिर नेट क्वालिफाई किया। आई क्वालिफाइड नेट एलएस इन 2018 जून। Then in 2018 December I qualified NET with All India rank 10। तो जब ऑल इंडिया रैंक 10 आ गया तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ उसके बाद कुछ हो जाएगा सर। फिर भी मैं थोड़ी मतलब ऐसे पीएचडी के लिए, जैसे उत्कल यूनिवर्सिटी हो गया, एमफिल के लिए यहाँ पे रेवेन्सा यूनिवर्सिटी हो गया, ऐसे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, ऐसे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया। उधर तब भी रिजेक्ट हो रहा है, इवन आफ्टर स्कोरिंग ऑल इंडिया रैंक 10
एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। तो थोड़ा डिप्रेस तो हुआ, लेकिन उस टाइम पे मैं ज्वाइन कर गया था एक कॉलेज, एक प्राइवेट कॉलेज था कटक में, टांगी। तो उधर पढ़ाता था +2 +3 बोथ। तब जब उधर पढ़ाता था उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया अगेन इन ए कोचिंग सेंटर इन दिल्ली। उधर सिलेक्शन हो गया एज ए फैकल्टी। तो उधर जाके गेट नेट स्टूडेंट्स को मैं कोचिंग देता था, क्योंकि तब तक 2 नेट और 1 गेट क्वालिफाई हो गया था ऑलरेडी। 2018 गेट एंड 2018 जून एंड दिसंबर नेट, एंड एक में 10 था तो इसलिए सिलेक्शन हो गया। तो मैं उधर जाके पढ़ाता था। तो क्योंकि नहीं होता था कहीं पे जॉब, तो मुझे लगा कि और एक बार नेट दे दूं। मुझे ऐसा लगता था कि अगर सिर्फ सेकंड क्लास को देख के ये लोग रिजेक्ट करें, एमएससी सेकंड क्लास को देख के रिजेक्ट करें, तो मैं एवरी ईयर्स आई विल क्वालिफाई नेट। मतलब उसके बाद जितने सारे नेट, क्योंकि लेक्चरशिप करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी होता है नेट क्वालिफाई करना। उसके बाद मुझे पता चला जब, तो मुझे लगा कि उसके बाद मैं हर साल नेट दूंगा और नेट क्वालिफाई करूंगा। तो नेक्स्ट ईयर अगेन 2019 जून में अगेन मैंने नेट दिया था। मतलब आफ्टर स्कोरिंग AR10 again I given in June 2019. So then also I qualified NET with AR32 or something, 32 or 33. देन उसके बाद मुझे एक दोस्त ने बताया कि ACSR एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि एकेडमिक ऑफ काउंसिल एंड एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि दो बार एक साल में 2 बार PhD के लिए फॉर्म निकलता है। तो उसके थ्रू तुम अगर अप्लाई करोगे, उधर एलिजिबिलिटी है 55%। वैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज जैसे उत्कल यूनिवर्सिटी हो गया, एवेंसा हो गया, उधर भी 55% होता है, लेकिन वो लोग शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं। तो 55% ACSR में होता है, किसी ने बोला, तो मैं उधर अप्लाई किया और शॉर्टलिस्ट हो गया तीनों इंस्टीट्यूट में। एक उसमें 3 ऑप्शन दे सकते हो आप लोग। तो आई हैव गिवन द ऑप्शन फॉर IMMT भुवनेश्वर, देन NGRI हैदराबाद एंड देन NIO गोवा। तीनों जगह मैंने ये डाला था, उस फॉर्म में डाला था। तो IMMT में सिलेक्शन नहीं हुआ अगेन, क्योंकि आई डोंट नो, वो उसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। देन NGRI में सिलेक्शन हो गया और NIO गोवा दोनों में सिलेक्शन हो गया। तो जब दोनों में सिलेक्शन हो गया तो कैसे मेरा टॉपिक इंटरेस्ट था स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में अगेन मुझे पता चला कि NGRI हैदराबाद में एक है सर जो साइंटिस्ट हैं जो कि काम करते हैं हिमालयन टेक्टोनिक्स एंड स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में। तो मैं उनके अंडर ज्वाइन करने के लिए ही NGRI ज्वाइन किया। लेकिन जब मैं ज्वाइन किया और उनसे मिलने गया, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास ऑलरेडी 12 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं तुम्हें नहीं ले सकता। तो उनके अलावा बाकी जो होते हैं, जो साइंटिस्ट थे, वो सब जियोफिजिक्स में काम करते थे, मतलब या तो जियोलॉजी के अगर हैं तो वो जियोकेमिस्ट्री में काम करते हैं, या तो हाइड्रोजियोलॉजी में काम करते हैं, या फिर जो जियोफिजिक्स वाले हैं वो थोड़ा बहुत टेक्टोनिक्स में काम करते हैं, सेस्मोटेक्टोनिक्स में काम करते हैं। तो मैं बोला कि अभी किसके अंडर ज्वाइन करूं, मुझे तो स्ट्रक्चरल चाहिए। तो जब सिलेक्शन प्रोसेस हुआ, मतलब गाइड सिलेक्शन प्रोसेस हुआ, तो मुझे भेज दिया गया कि तुम जाओ जियोकेमिस्ट्री में ज्वाइन करो। मैंने बोला नहीं, जियोकेमिस्ट्री तो ज्वाइन नहीं करना है। मैं जाके मिला लेकिन ज्वाइन नहीं किया जियोकेमिस्ट्री के गाइड के अंदर, क्योंकि स्ट्रक्चरल ही ज्वाइन करना था। तब मुझे पता चला कि एक सर है जिनके अंदर स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का प्रोजेक्ट है, जो कि सिंगभूम पे काम करते हैं। तो मैं जाके उनसे मिला कि सर, जो कि अभी मेरे गाइड हैं, तो उनसे जाके मिला कि सर मैं सिंगभूम, आपके अंदर ये प्रोजेक्ट है, तो मैं स्ट्रक्चरल में काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, सिंगभूम में है तो यू आर ए लोकल फ्रॉम दैट रीजन, वी आर डूइंग फील्ड इन राउरकेला, सुंदरगढ़, बनाई, दैट रीजन। सो आज यह, मतलब मैं वहां से ग्रेजुएशन किया था, उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि हाँ तुम्हें ज्वाइन करा लेते हैं इसमें, स्ट्रक्चरल में, सिंगभूम प्रोजेक्ट में। बोला ठीक है, तो ज्वाइन किया उधर। तो फर्स्ट 1 महीने मुझे स्ट्रक्चरल का मैपिंग करने दिया गया। तो मैं खुश था कि हाँ स्ट्रक्चरल का काम कर रहा हूँ, कुछ पढ़ने दिया गया, टेक्स्ट पढ़ रहा था। देन ही सेंड मी टू ए, एक्चुअली ही इज
expertise is in planetary science. But he was doing that structural geology project. Earlier he was doing earth science. Now he's shifted to planetary science. अभी planetary science कर रहे हैं, तो वो मुझे भी ग्रेजुअली शिफ्ट करने लगे. पहले एक कॉन्फ्रेंस भेजा चंद्रयान 2 का इसरो में. देन उसके बाद इसरो में सैंपल एनालिसिस के लिए भेजा यूआरएस उमराव स्पेस सेंटर करके, उमेश्वर राव स्पेस सेंटर, तो उधर भेजा बैंगलोर. उसके बाद ग्रेजुअली मुझे शिफ्ट करने लगे कि हाँ प्लानिटरी में आओ, क्योंकि इंडिया में तुम जिस टॉपिक में पीएचडी करना चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलता. जो गाइड के पास अवेलेबल है वो तुम्हें मिलता है. तो वैसे मुझे स्ट्रक्चरल ये बोल के शिफ्ट किया गया कि अगर प्लानिटरी में मतलब आर्ट्स में स्ट्रक्चरल काम करोगे तो बस एक रीजन का रह जाएगा. मतलब जैसे सिंहभूम में काम किया तो कितने लोग पढ़ेंगे? जो लोग सिंहभूम के ऊपर काम करते हैं वो लोग पढ़ेंगे. अगर प्लानिटरी पे काम करोगे तो पूरा वर्ल्ड पढ़ेगा. चलो ठीक है करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट तो वही है स्ट्रक्चरल का. तो उन्होंने बोला ठीक है, आई विल गिव यू structural work in planetary surface. Means you will do the same structural geology but in either lunar surface or Martian surface or something. जब प्लानिटरी साइंस बोलते हैं, दिस इज द फील्ड ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, क्योंकि आप लोग उधर नहीं जा सकते ऑब्वियसली. सो रिमोट सेंसिंग का काम करेंगे, सैटेलाइट इमेजेस को एनालाइज करके या स्पेक्ट्रल इमेजेस को एनालाइज करके काम करेंगे. तो ये बेसिकली रिमोट सेंसिंग का ब्रांच हुआ. तो मेरे दिमाग में भी वही था कि अगर ये करूंगा, रिमोट सेंसिंग का पीएचडी करूंगा, उसके बाद जो अगर कोर स्ट्रक्चरल में काम करते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या लेक्चरशिप के लिए थोड़ा मतलब वो आसानी होता था, या मुझे ऐसा लगता था कि उस टॉपिक में ज्यादा चांसेस है. जब रिमोट सेंसिंग हो जाता है तो वो बहुत मतलब वो थोड़ा प्लानिटरी साइंस हो गया. प्लानिटरी साइंस में बहुत कम इंस्टीट्यूट है, ऐसा लगता था कि जिसमें प्लानिटरी साइंस में अगर पीएचडी करूंगा फिर असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनूंगा? टारगेट तो वही है, प्रोफेसर तो बनना ही. तो फिर मुझे लगा कि चलो करते हैं, देखते हैं क्या होता है. तो उसके बाद मैं लूनर साइंस को शिफ्ट हुआ और जो अभी जो भी हुआ, तो मेरे साथ ये जो पूरा साइकिल मैंने बताया उससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो अगर अचीवमेंट है जो भी है अभी मेरा जो सिचुएशन है, अगर ये अचीवमेंट बोला जाए इसको, सो इट इज एक्सीडेंटल टू मी. और मेरे लिए इट इज लाइक एन एक्सीडेंट. ये मेरा ना तो कभी मुझे ऐसा सपना था कि मैं ऐसे प्लानिटरी साइंस में काम करूंगा, ना मुझे ऐसे इंटरेस्ट था कि ऐसे न्यूज चैनल्स में आएंगे या ऐसे कुछ. पर छोटे छोटे गोल्स थे जो कि धीरे धीरे अचीव होने लगे. But planetary science is never my dream or something like that. Always मैं ये चाहता था कि स्ट्रक्चरल में काम करना है और बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करना है. तो अभी जो काम है मेरा वो बेसिकली है जियोमॉर्फोलॉजी, सेस्मोटेक्टोनिक्स ऑन द लूनर सरफेस. मून के ऊपर स्ट्रक्चरल मैपिंग करते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकली जो भी फीचर हमें दिखता है उसको मैपिंग करते हैं. उसके बेसिस पे उसमें क्या सेस्मिसिटी है, कितना ग्राउंड वाइब्रेशन होगा, ये सब चीजें एनालाइज करते हैं. सो जो जैसे मैंने बताया कि पूरा बड़ा गोल मेरा ये कभी नहीं था कि प्लानिटरी साइंस में करना है, लेकिन छोटे छोटे गोल्स जो होते हैं वो मैंने कैसे अचीव किया या वो मुझे कैसे हेल्प किया इन माई जर्नी, वो मैं बोलना चाहूंगा. तो एक ये कोटेशन है बाय डॉक्टर अब्दुल कलाम, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू. तो जब मैं पहले गया था कोचिंग सेंटर दिल्ली में, मैं और मेरा एक दोस्त था जितेंद्र जना करके, ही इज नाउ सर्विंग इन बीएसआई. तो हम दोनों का पहला जो उनके ऑफिस रूम में पहले जो चीज हमने देखा उसमें बोर्ड होता था बड़ा बड़ा, जिसमें स्टूडेंट्स का ऐसे नाम लिखा रहता था और उसके नीचे रैंक लिखा होता था कि ये AR 6 है, 5 है, 10 है, जो भी है. तो वो देख के पहला रिएक्शन हमारा था कि इसमें हमारा नाम कब आएगा, जबकि हमें कुछ पता नहीं था. हम लोग ऐसे यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे तो कुछ मतलब फ्यूचर के बारे में नहीं पता था, या
सब्जेक्ट्स के बारे में ज्यादा पकड़ नहीं थी, लेकिन वो पहला चीज जो उस पोस्टर को देख के मन में आया कि इससे अचीव करना है, इस बोर्ड में आगे जाना है. So this photo I have downloaded yesterday only from their website. This is the coaching center where I have studied in 2017. So जब तक इसमें जो पहले ये हो गया एयर 5 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया. This 6, he is my student when I was teaching there in 2019. And she is also now currently working in CSR Engineering. She also qualified NET, I think, in 2019 or something. Shivam, he is also qualified. He also qualified NET after 2018 or 2019. So after 2018, मैं उस बोर्ड का सबसे ऊपर चला गया. जबकि मैं पहले जब एंटर किया था उस कोचिंग में, तो मेरा वो बोर्ड मेरा मतलब अट्रैक्शन था. उस बोर्ड को देख के मुझे लगता था कि इसमें मेरा नाम आ जाए बस. लेकिन आफ्टर 2018 आई हैव टॉप दैट बोर्ड. मतलब मेरा जो AF10 है वो सबसे मतलब क्या सबसे बेहतरीन रिजल्ट था अमंग द ईयर्स फॉर दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट. सो ये मेरा एक छोटा ड्रीम था जो कन्वर्ट हो गया ट्रू में. Whether it is not accident obviously, because वो जो एक साल या 1.5 साल मतलब 6 months or 1 year, during that time I have studied. मेरे पूरा लाइफ में मैं जितना नहीं पढ़ा था उस 6 महीने में उतना पढ़ा था for cracking NET और GATE. So वो मुझे हेल्प किया, तो that make me achieve this goal. So ये जो एक कोटेशन था वो मेरा इस स्लाइड से फिट हुआ, तो मैं इधर डाल दिया. अनदर अचीवमेंट, जब मैं ज्वाइन किया CSR इंजीनियर, जैसे बोला कि स्ट्रक्चरल के लिए ज्वाइन किया था, फिर अभी प्लानिटरी साइंस में हो गया. तो जब मैं ज्वाइन किया पहले साल में ऐसा होता है कि तुमको बहुत फ्री छोड़ा जाता है कि किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाके बैठ सकते हो, किसी भी लेक्चर सुन सकते हो उस टाइम पे. और बिफोर कोविड बहुत सारे लेक्चर्स होते थे इन इंडिया इन 2019. बहुत सारे या तो इंडियन गेस्ट आते थे या तो इंटरनेशनल गेस्ट आते थे, उनका लेक्चर्स होता था. मैं सुनता था जब, तो मेरा पहला रिएक्शन ये था कि मुझे आगे जाना है. मुझे वो स्टेज पे खड़ा होके कुछ बोलना है. आई हैव टू बी द स्पीकर. इन 2019 when I joined engineering, I dreamt of being a speaker and I became. Recently ये इन NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में जो है, उधर एक इंटरनेशनल मून डे के लिए लेक्चर्स हुआ था, तो उसमें आई वाज देयर एज ए स्पीकर. सो ये भी एक छोटा ड्रीम है जो सच हो गया. तो बेसिक ये लास्ट 2 स्लाइड है, उसका जिस्ट बस ये है कि आपको पहले ड्रीम करना चाहिए सो दैट उसको रियल होता देख सके आप लोग. Then as I told that rejection, now I am thankful to all those rejection. These are few name of the colleges. I don't know कि तुम लोग मतलब कुछ इनमें पढ़ रहे होगे. ये जो मुझे बस इतना याद आया, 17 कॉलेजेस जो मैंने लिखा, 17 इंस्टीट्यूशंस जो मैंने लिखा, मुझे बस इतना याद आया. बाकी इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो मुझे याद नहीं. तो 20 to 25 institutions थे, 20 to 25 interviews I have attended and rejected for second class MSc or not for having political support or something, what you can call. So after that rejection, I qualified CSR NET, GATE in 18 and 19 both. And this is the picture just now I have taken. Actually, I was thinking of putting what to put. क्या इसमें डालूं, तो अभी मुझे मेरा नोटिस बोर्ड ही खुद दिखा सामने, तो मैं उस नोटिस बोर्ड का फोटो ले लिया. These are the news article that जो अभी है, मतलब न्यूज आर्टिकल जो आया है डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में, या जैसे टेलीग्राफ इंडिया हो गया, नेचर इंडिया हो गया, या ई नाडू करके न्यूज़पेपर है हैदराबाद में, तेलंगाना
स्टेट का, या ओडिशा में अपना समाज हो गया या प्रमेय हो गया, या न्यूज चैनल्स जो हैं जो कि कलिंगा टीवी हो गया या तो एमबीसी टीवी हो गया या फिर जो भी है, नक्षत्र न्यूज है, कनक न्यूज है, जो भी न्यूज 7 है, केंद्र टाइम्स है, more than 10 to 15 channels, including newspapers and news channels. They have already covered this paper, which like this research, which is like now published in American Geophysical Union. Or Geophysical Research later is the journal which is published by American Geophysical Union. So मुझे लगा कि हाँ ये हो सकता है कि अचीवमेंट है, मुझे तो लगता है अचीवमेंट है. आई डोंट नो इफ यू सी इट इन फॉर्म ऑफ अचीवमेंट और नॉट. सो ये रिजेक्शन की वजह से मुझे ये मिला, क्योंकि अगर उस टाइम पे उस कॉलेजेस में सिलेक्ट हो जाता तो शायद ये नहीं मिल पाता. तो ये भी एक कोटेशन के साथ फिट है, तो मैंने वो कोटेशन इधर दिया है कि मैन नीड्स डिफिकल्टीज इन लाइफ बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय द सक्सेस. अगर डिफिकल्टीज नहीं होगा तो सक्सेस को एंजॉय नहीं कर सकते. और एक भी, ये दोनों कोटेशन डॉक्टर कलाम का है. तो एक और भी कोटेशन है, पीपल यूजुअली रिजेक्ट एक्सपेंसिव थिंग्स बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड देम. तो ये है कि रिजेक्शंस मेक अस स्ट्रॉन्गर, और वो हमें स्ट्रेंथ देता है आगे बढ़ने के लिए. तो ये एक हो सकता है मोटिवेशन है आपके लिए, तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया. सो मोटिवेशन वाला जो स्लाइड्स था वो मैं इस स्लाइड के साथ एंड करूंगा कि सबके पास इक्वल टैलेंट नहीं होता. All of us do not have equal talent, but all of us have equal opportunity to develop our talents. सबके पास हो सकता है वो. हेलो सर. Yes. Anybody is asking? Okay. So ये है कि सबके पास इक्वल टैलेंट नहीं होता, बट सबके पास ये अपॉर्चुनिटी होता है टू डेवलप द टैलेंट. द नेक्स्ट वन इज अगेन हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क. तो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको, जैसे मैं बोला कि मैं कम पढ़ूं तो मुझे ज्यादा याद रहता है, तो ये हो सकता है टैलेंट. तो और कुछ लोग हैं जिनको बार बार पढ़ना पड़ता है ताकि एक चीज याद रख सके. तो उनको ये ना लगे कि क्योंकि मैं कम टैलेंटेड हूँ या मेरा मेमोरी उतना शार्प नहीं है तो मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगा एंट्रेंस या आगे नहीं जा पाऊंगा. तो उनके लिए ये कोटेशन है कि अगर आप हार्डवर्किंग है, टैलेंट नहीं है या मेमोरी कैपेसिटी कम है या किसी चीज को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो टाइम लगने दो, थोड़ा ज्यादा उसको पढ़ो. हार्डवर्किंग, if you are hardworking, then you can also win the battle. If a talented person is winning, then a hardworking boy or girl can also win because of his effort. Okay. So then I'll come to the subject planetary science और उसका स्कोप क्या है, कैसे आप लोग, जैसे कि मुझे पता है कि आप लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं. बचपन में अगर प्लैनेट्स और मून जैसे सन उसके बारे में पढ़ते थे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता था कि हाँ इन सब्जेक्ट्स में कभी अगर चांस मिले तो पढ़ना है. तो अभी अगर वो सर्च फॉर प्लैनेट्स और वो एंथुजियाज्म अगर जिंदा है तो these are the slides, these 2-3 slides are for you. So planetary science is basically very interdisciplinary. ये एक साइंस नहीं है कि सिर्फ जियोलॉजी वाला प्लैनेटरी साइंस कर सकता है. बहुत सारे सब्जेक्ट, इट इज वेरी ब्रॉड. जियोलॉजी में सिर्फ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, अगर अर्थ साइंस पढ़ते हैं तो सिर्फ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, बट प्लैनेटरी साइंस पढ़ेंगे तो इट्स ए ब्रॉड थिंग. अर्थ, मून, मार्स, वेनस, सन, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, anything you can choose as your study area, anything you can choose as your object for the study. सिर्फ जियोलॉजी वाले नहीं पढ़ सकते, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ जियोलॉजी वाले पढ़ेंगे. केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, not only science subjects, even in engineering backgrounds like aeronautics, mechanical, electrical, electronics, computer science, robotics,
everything is included in this subject. So it is a very huge subject and very much interdisciplinary, and it is very new in the field, and it is having very large scope in the international scenario. अगर इंडिया से बाहर देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्कोप है प्लानिटरी साइंस में, बहुत ज्यादा लोग प्लानिटरी साइंस पे काम करते हैं, रिसर्च करते हैं या साइंटिस्ट हैं जो भी। इंडिया में भी है, ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं है, इंडिया में भी है। आई विल शो सम इंस्टीट्यूट्स व्हिच आर हैविंग स्कोप फॉर रिसर्च इन प्लानिटरी साइंस। तो उससे पहले कि जियोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है प्लानिटरी साइंस में, या कौन कौन से सब्जेक्ट्स यूज होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि ये प्लानिटरी साइंस जो है, इट इज द पार्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। सो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस बेसिकली इट इज द सुपर सेट एंड प्लानिटरी साइंस इज द सब सेट। यू कैन डू अर्थ बेस्ड रिमोट सेंसिंग, अर्थ के लिए भी रिमोट सेंसिंग किया जाता है, और प्लानिटरी सरफेस के लिए भी रिमोट सेंसिंग ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। In planetary science, what you can do, मतलब in planetary surface, which of the subjects you can apply? You can apply mineralogy, उसमें mineralogy and petrology, और दूसरे planet surface का जैसे lunar mineralogy and petrology हो गया उसको, या Martian mineralogy और petrology, या asteroids का, ये सब reflection mechanism या उसको spectroscopy बोलते हैं। That is a field. We use spectral rays for the आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल कंपोजिशन। मिनरल कंपोजिशन जानने के लिए उसमें से रिफ्लेक्शन जो है उसको कैप्चर करके उसको एनालाइज किया जाता है। उसमें थोड़ा बहुत फिजिक्स इन्वॉल्व है उस प्रोसेस में। ज्यादातर फिजिक्स बैकग्राउंड के लोग उस काम को करते हैं, लेकिन जियोलॉजी बैकग्राउंड के लोग भी करते हैं। जैसे आईआईटी खड़गपुर में वो काम होता है, या फिर पीआरएल में वो काम होता है, फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, उधर काम होता है। जियोमॉर्फोलॉजी, टेक्टोनिक्स, जियोमॉर्फोलॉजी जैसे बोला कि मैं मतलब हमारे जो ग्रुप है सीएसआर एनजीआरआई का ग्रुप है, वी आर बेसिकली वर्किंग इन जियोमॉर्फोलॉजी इन अगर इंडिया में देखा जाए तो। और एक है आशुतोष कॉलेज करके कलकत्ता में, तो उधर भी कुछ एक ग्रुप है जो कि जियोमॉर्फोलॉजी में काम करते हैं, मॉर्फोलॉजी टेक्टोनिक्स में काम करते हैं। देन सेस्मिसिटी, सेस्मिसिटी जब टेक्टोनिक्स होता है तो सेस्मिसिटी होता है, जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा आगे, थोड़ा सेस्मिसिटी का प्रोसेस क्या है। तो ये जियोफिजिक्स वाला टर्मिनोलॉजी है, सेस्मिक हो गया या सेस्मोलॉजी हो गया, तो ये भी थोड़ा जियोलॉजी जियोफिजिक्स के साथ इंटर रिलेटेड होता है। तो दिस इज ऑल्सो ए फील्ड वेयर यू कैन वर्क। बेसिकली अभी जो काम होते हैं वो सब इंटरडिसिप्लिनरी हो गया, मतलब सिर्फ मिनरलोजी में कोई काम नहीं करता, मिनरलोजी के साथ टेक्टोनिक्स भी इंक्लूड होता है। सिर्फ जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी कोई काम नहीं करता, जियोमॉर्फोलॉजी के साथ टेक्टोनिक्स, सेस्मिसिटी हम लोग काम करते हैं। ऐसे कंबाइंड स्ट्रक्चर होता है, कोई एक सब्जेक्ट नहीं होता है। अभी बहुत मतलब जो रिसर्च प्रेजेंट डे रिसर्च जो एक्टिविटी है, अभी अगर तुम आर्ट साइंस पे भी काम करते हो या स्ट्रक्चरल में काम करते हो या फिर जियोकेमिस्ट्री में काम करते हो, यू कैन नॉट स्टिक टू ओनली वन सब्जेक्ट, यू हैव टू बी इंटरडिसिप्लिनरी। जियोकेमिस्ट्री के साथ टेक्टोनिक्स मिलाना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल के साथ टेक्टोनिक्स मिलाना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल के साथ जियोकेमिस्ट्री मिलाना पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रक्चरल के साथ सेस्मिसिटी मिलाना पड़ेगा। सो इंटरडिसिप्लिनरी होना बहुत जरूरी है। एक सब्जेक्ट में, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, कोर सब्जेक्ट में पीएचडी होता है, लेकिन अभी जमाना जो है, मतलब अभी का जो रिसर्च सिनेरियो है, दैट इज मोर टुवर्ड्स द इंटरडिसिप्लिनरी थिंग्स। सो आफ्टर एमएससी कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो प्लानिटरी साइंस में कहाँ कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। डिफरेंट आईआईटीज है, जैसे आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, रुड़की हो गया, आईआईटी मद्रास हो गया, तो यहाँ पे प्लानिटरी साइंस में रिसर्च होते हैं। ये जो मैंने इंक्लूड किया है इंस्टीट्यूट्स का नाम, ये वो लोग हैं जिनको मैं मिल चुका हूँ कॉन्फ्रेंस से, मतलब डिफरेंट कॉन्फ्रेंस में अगर उनको मिला है तो वो नाम मुझे याद है, तो मैं उसका फोटो डाल दिया, उसका नाम मेंशन कर दिया। इसके अलावा भी और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब कुछ ऐसे नाम है जो मुझे याद नहीं आया, लेकिन ये कुछ नाम है जिनसे मैं रेगुलरली कॉन्फ्रेंस में जिनको देखता हूँ या जिनसे मिलता हूँ, तो उनका इंस्टीट्यूट का नाम मैंने इधर डाल दिया। Then PRL in Ahmedabad, you can apply there.
इसरो के जो लैब्स होते हैं जैसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हो गया सैट अहमदाबाद, या नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हो गया इन हैदराबाद, या IIRS हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून, या फिर दिस वन URSC उमेश्वर राव स्पेस सेंटर और समथिंग आई फॉरगॉटन व्हाट इज URSC इन बैंगलोर, वहाँ पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट जो कि नाइजर है भुवनेश्वर में, उधर भी प्लानिटरी साइंस का रिसर्च नाउ इट इज कंटिन्यूइंग, सो यू कैन आल्सो अप्लाई देयर। IIST त्रिभंद्रम एंड तिरुवनंतपुरम दोनों जगह पे है प्लानिटरी साइंस का ब्रांच, उधर रिसर्च चलता है कंटिन्यूअस, मतलब अभी कंटिन्यू चल रहा है। देन आशुतोष कॉलेज जिसके बारे में अभी बताया मैंने कि उधर भी एक प्रोफेसर हैं जिनके अंदर मतलब उनका वो है और उनके स्टूडेंट्स हैं, वो लोग काम करते हैं। और भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जैसे आई थिंक रिसेंटली आई मेट समवन फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी इन दिल्ली, सो उधर से भी एक ग्रुप है शायद, वो काम करते हैं। Then CSR engineering where I am working also, we have one group of 4 people. Currently we are working as a 4 people. I am working in lunar science और एक दोस्त है जो कि काम कर रहे हैं मार्सियन साइंस पे। हमारे जो गाइड हैं वो बोथ मून मार्स वेनस उस पे काम करते हैं। तो NGRI में ज्वाइन करने के लिए कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो अगर IITs में ज्वाइन करेंगे तो उनका again once in a year or twice in a year you will get the advertisement for PhD for junior research fellow, there you can join। स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी ऐसा ही होता है। PRL अहमदाबाद उसका अपना नोटिफिकेशन आता है, उसका मतलब रेस्पेक्टिव वेबसाइट आप लोग विजिट कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, उधर भी आप लोग PG डिप्लोमा हो गया रिमोट सेंसिंग में, या उसमें अप्लाई कर सकते हो जूनियर रिसर्च फेलो के लिए या प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए, प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए। सैट में इसरो के अदर्स लैब में भी प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए भी निकलता है और जूनियर रिसर्च फेलो के लिए भी निकलता है, तो उधर भी अप्लाई कर सकते हैं। नाइजर में भी उसका इंस्टीट्यूट का वेबसाइट आप लोग फॉलो कर सकते हैं, उधर भी PhD के लिए साल में एक बार निकलता है। ये एक प्लेटफॉर्म है ACS है जिसके बारे में मैंने बताया, जिसके थ्रू मैंने ज्वाइन किया इधर। तो ACSR एक प्लेटफॉर्म है जो मतलब पहले क्या होता था कि ये जो NGRI हो गया या NIO हो गया IMMP हो गया, ये सब CSRs के लैब हैं। CSR के एक लैब है, वो तुम्हें डिग्री नहीं दे सकते, PhD का डिग्री नहीं दे सकते। PhD डिग्री के लिए तुम्हें कोई यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जैसे कि उत्कल यूनिवर्सिटी में कोई ज्वाइन किया, रजिस्टर उधर हुआ और PhD का काम जो है वो IMMT में होता है, तो ऐसे काम करते हैं। लेकिन अभी ये चेंज हो गया है, अभी यू कैन अप्लाई थ्रू ACSR। ACSR एक यूनिवर्सिटी है। ACSR के अंडर आप लोग अप्लाई करके कोई भी 3 लैब का ऑप्शन दे सकते हैं, उनमें से किसी एक में अगर सिलेक्ट होते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका जो सर्टिफिकेट है, जो डिग्री है, वो ACSR का आएगा, एकेडमिक ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि गाजियाबाद में है, दिल्ली। उसका 2 बार निकलता है इन ए ईयर। वन फॉर दिस दिसंबर, इट विल बी रिलीज्ड इन लाइक दिसंबर के लिए सितंबर में रिलीज होता है एप्लीकेशन, अगस्त सितंबर में, और जनवरी के लिए अगस्त सेशन के लिए रिलीज होता है मार्च में। तो ये 2 टाइम है जिसमें आप ACSR का वेबसाइट चेक कर सकते हो एंड यू कैन अप्लाई फॉर दैट। तो ये हो गया। अभी किसी को डाउट है इतने में? इसके बाद मैं टॉपिक में जाऊंगा, रिसर्च मतलब लूनर जियोलॉजी में जाऊंगा, फिर टॉपिक में जाऊंगा। अब किसी को? यस सर, आई हैव अ डाउट। हाँ, पूछो। यस, यू कैन आस्क। हेलो, आपका अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द मोबाइल। क्या हुआ? हाउ टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम? सर, मैं मैसेज कर देता हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है। डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करना है, ये पूछते हो? हाँ सर। जब कहीं पे कंसंट्रेट हो जाओ तो। अगर डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हो?
क्योंकि वो तुम्हें मतलब जो भी मोबाइल हो गया या गेम हो गया या सोशल मीडिया हो गया, वो अच्छा लगता है, इसलिए तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन उधर जाता है। तो जब टॉपिक अच्छा लगने लगेगा तो तुम्हारा जो कंसंट्रेशन है वो टॉपिक के ऊपर आ जाएगा। तो टॉपिक कैसे अच्छा लगता है? ऐसा लगता है, आई डोंट लाइक, ये मेरे साथ होता है या सबके साथ होता है मुझे पता नहीं। आप बताओ, अगर कोई टीचर आपको अच्छा लगे, उसका सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है? ये सुन, हाँ, यस। अगर कोई टीचर अच्छा लगता है तो उसके रेस्पेक्ट, वो जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट्स अच्छा लगता है ना? तो हाँ। अगर वो सब्जेक्ट्स अच्छा लगता है तो उसके टीचर भी अच्छे लगते हैं। होता है कई बार, मतलब कोई कोई सब्जेक्ट से अच्छे, मतलब तुम्हें बहुत नॉलेज है या तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको जो पढ़ा रहा है, जो उसका तरीका है, उसके वजह से थोड़ा तुम्हें टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा है या टॉपिक से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ऐसा भी होता है। हाँ। तो पहले अपने जो गाइड हैं, अपने जो टीचर हैं, पहले उनको फॉलो करो। उनका जो माइंडसेट है, जो है उनका जो टीचिंग प्रोसीजर है, वो जो गाइडेंस देते हैं कि क्लास के बाद ये करो। क्लास के बाद जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर एक क्लास खत्म हो गया तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐसे ही चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना होता है। जो क्लास खत्म हुआ उस क्लास का टॉपिक जो है उसको पढ़ के नेक्स्ट क्लास में जाना है, सो दैट नेक्स्ट क्लास में यू विल हैव डाउट। जब मैं ज्वाइन किया था कोचिंग में तो बहुत लोग डाउट पूछते थे। पहले पहले जब कोचिंग में देखता था कि बहुत से आगे लाइन में, मैं पूरा लास्ट में बैठता था। जैसे और एक कोटेशन याद है कि लाइक बेस्ट ब्रेन कैन बी फाउंड इन द लास्ट बेंच। सो मैं हमेशा लास्ट बेंच में ही बैठता था। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पहले बेंच में बैठता था। लास्ट में क्यों बैठता था? क्योंकि मेरे हाइट की वजह से। मेरा हाइट बहुत ज्यादा है। सो स्कूल से मेरा ये आदत है कि मुझे हमेशा लास्ट में ही बिठाया जाता है। मैं अपने मतलब ऐसे नहीं बैठता, तो लास्ट में ही बैठाया जाता था, क्योंकि अगर मैं आगे बैठ जाता था तो पीछे वाले कंप्लेन करते थे कि हमें बोर्ड नहीं दिख रहा है। तो हमेशा से मैं लास्ट में बैठा रहा, तो वो आदत रह गया। अभी तक मैं कहीं भी कॉन्फ्रेंस जाता हूँ तो मुझे पहले लास्ट सीट ही दिखाई देता है, क्योंकि मैं उधर बैठना। तो जब मैं लास्ट सीट में बैठता था और देखता था कि पहले सीट्स में जो बच्चे होते थे वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते थे। मतलब पहले पहले जब मैं देखता था उनको, मुझे डर लगता था, ये इतना सारा क्वेश्चंस कहाँ से लाते हैं। तो जब थोड़ा मतलब टाइम जैसे चलता गया तो उसके बाद मुझे पता चला कि वो लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि इधर ACSR लिखा है, तो देन दे विल आस्क, सर व्हाई इट इज रिटन ACSR? ACSR है तो ACSR है, तो व्हाई इट इज रिटन ACSR? मतलब ऐसे फिजूल के सवाल जो होते हैं, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं होता था, लेकिन वो लोग सवाल पूछते थे। तो वो जो सवाल पूछते थे वो देख के मुझे डर लगता था कि इनको बहुत कुछ आता है। तो लास्ट में मुझे पता चला कि जो आई थिंक ऑलर फ्रॉम ओडिशा, एक ओडिया का रूढ़ी है कि पंपा मठियर शब्द बेसी। तो एम्प्टी अगर कोई वेसल है तो उसका साउंड ज्यादा होता है। तो उस टाइप का लास्ट में मुझे पता चला, लेकिन पहले मैं उनको देख के डरता था। तो क्वेश्चंस पूछना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी पूछो। अगर एक क्लास के बाद आप पढ़ते हो तो आपको लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे, डाउट आएंगे, लॉजिकल डाउट्स आएंगे। इट विल श्योरली कम। सबको सब कुछ पता नहीं होता है, ठीक है? आप कितना भी समझ, मतलब कोई भी स्टेज में, अभी नहीं, अभी आप ग्रेजुएशन में हो, MSc में हो, या रिसर्च में हो, या साइंटिस्ट बन गए हो, प्रोफेसर बन गए हो, कोई भी स्टेज में आपको डाउट्स आएंगे। कोई भी ऐसा, अगर ऐसा होता है कि मतलब जो जो सीनियर साइंटिस्ट है, अगर उसको सब पता होता है तो कॉन्फ्रेंस में वो क्यों डाउट पूछते हैं? वो स्पीकर को क्यों पूछते हैं कुछ? तो जितना भी बड़ा हो जाओ आपको डाउट आएगा। डाउट तब आएगा जब आप सिंसियरली उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, उस टॉपिक को पढ़ोगे। तो एक क्लास पहले, मतलब क्लास खत्म होने के बाद नेक्स्ट क्लास से पहले आप पढ़ो। तो ये सब कुछ मेथड्स हैं आपको कंसंट्रेट रखने के लिए उस सब्जेक्ट में। अगर कंसंट्रेशन हट जाता है बीच बीच में, और एक ट्रिक था मेरे पास। सबको डिस्ट्रैक्शन होता है, सबको मोबाइल अच्छा लगता है, सबको गेम्स अच्छा लगता है, सबको सोशल मीडिया अच्छा लगता है, मोस्ट ऑफ द केसेस। सो डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए मेरे पास और एक तरीका था उस टाइम पे। अगर मुझे पढ़ने का भी मन नहीं है तो मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था, पास्ट ईयर्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। वो मेरा मतलब वो मुझे बहुत हेल्प किया एग्जाम में क्रैक करने के लिए या मेरा नॉलेज बढ़ाने के लिए।
जब क्वेश्चंस करते हो तो आपका दिमाग थोड़ा बहुत कंसंट्रेट हो जाता है। और भी बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे मेडिटेशन कर सकते हो आप लोग, या तो ये कर सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, अगर मतलब ऐसा होता है कि तुम 2 लाइन पढ़ रहे हो और फिर दिमाग चला जाता है बुक से, फिर और कुछ सोचने लगते हो, फिर 15-20 मिनट के बाद फिर दिमाग आता है, फिर वही से मतलब सेम 2 लाइन यू विल रीड, then again your mind will go somewhere else, then again you will start to read, again you will read that 2 lines 3 lines, then again your mind will go। तो उस टाइम पे आपको ये करना होता है कि उसको लाउडली पढ़ना होता है, मतलब उस पैराग्राफ को लाउडली रीड करना होता है। तो थोड़ी देर बाद आपका माइंड अपने आप कंसंट्रेट हो जाता है। ये सब रूल्स थे जो मैंने उस टाइम पे फॉलो किया था, तो मैं वो बोल रहा हूँ। या तो पूरे मतलब एक टारगेट रहना चाहिए कि नेक्स्ट क्लास के पहले मुझे पढ़ के जाना चाहिए, सो दैट आई कैन आस्क क्वेश्चन, और लॉजिकल क्वेश्चन, इलॉजिकल नहीं, लॉजिकल क्वेश्चंस पूछने का एक इंटरेस्ट होना चाहिए, तब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा। दूसरा, जो टीचर पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट को, उसके टीचिंग वे को अगर आप फॉलो कर पाए उससे, अगर आपको मतलब क्या बोलते हैं उसको, इफ यू लाइक द वे ऑफ टीचिंग ऑफ द टीचर, देन ऑल्सो इट विल हेल्प यू टू मेक योर कंसंट्रेशन ऑन द सब्जेक्ट। और जैसे हो गया थर्ड, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ज्यादा। अगर किसी टाइम पे पढ़ने का मन नहीं है तो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करने से आपको 2 चीजें पता चलता है, आप कितना कॉन्फिडेंट हो, कितना आपको आता है, और दूसरा चीज ये है कि कौन से पोर्शन में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इन योर एग्जाम्स। तो ये बहुत हेल्प करता है। ये जो ट्रिक है ये अप्लाई करो। और मेडिटेशन वो तो सब बोलते हैं, कोई करता नहीं है, अगर करोगे तो वो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। एनीवन एल्स? Same person ask another question. Can one get placement with semester exam? सेमेस्टर एग्जाम में प्लेसमेंट? मतलब सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे करने के बाद किसी को प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, मिल सकता है, कोई कोई जगह पे मिलता है। अगर अच्छे मार्क्स हैं तो मिलता है, या अगर प्रोफेसर के साथ अच्छा मतलब जैसे बहुत सारे जगह में होता है, नॉट ओनली इन ओडिशा, बहुत सारे जगह में होता है। अगर प्रोफेसर का थोड़ा आशीर्वाद है तुम पर तो उधर भी लग जाता है नौकरी, वो भी होता है। तो लेकिन वो एक तुम उसको बेस करके नहीं चल सकते, मतलब उसी को तुम्हारा टारगेट बना के नहीं चल सकते। सिर्फ योर एमएससी, समटाइम्स सम इंस्टीट्यूट्स दे गिव प्लेसमेंट इन लाइक आईएसएम हो गया या खड़गपुर हो गया। अभी तो उधर भी थोड़ा कम आता है, लेकिन आईएसएम में थोड़ा बहुत आता है प्लेसमेंट के लिए, तो उधर भी यू कैन ट्राई फॉर प्लेसमेंट्स। बट सिर्फ एमएससी मार्क को रख के प्लेसमेंट के लिए मतलब मिलेगा ऐसे कंसिस्टेंसी, क्या बोलते हैं उसको, नॉट कंसिस्टेंसी, क्या बोलते हैं, कंसल्टेंसी सर्विस हो गया, या कोई माइंस हो गया, प्राइवेट माइंस हो गया, ऐसे अप्लाई कर सकते हो। या एमएससी के बाद एंट्रेंस ही सिर्फ एक चीज है, जैसे बीएससी के बाद एमएससी के लिए सिर्फ एंट्रेंस ही है जो तुम्हें बचा सकता है। एमएससी के बाद फिर अगर अच्छा जॉब करना है या अच्छा रिसर्च करना है, अच्छा रिसर्च सेंटर जाना है, तो वही है एक मोड, दैट इज एंट्रेंस। विदाउट एंट्रेंस इज डिफिकल्ट। Okay, please continue, sir. Okay, so then I will come to the topic. ज्यादा टाइम तो ले गया शायद पहले 2 पार्ट में, अभी मैं थोड़ा फास्ट करूंगा इसको क्योंकि सबको ऑलमोस्ट पता है। तो पता है हमें सबसे फास्ट मैन मिशन मून पे हुआ था 1969 में, अपोलो 11, which is conducted by an American Space Agency। ये जो मिशन हुआ उसके बाद हमारा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा चेंजेस आया। जो पहले हमारा अंडरस्टैंडिंग था अबाउट द लूनर सरफेस, अबाउट द लूनर ओरिजिन, which are the processes on the moon, वो धीरे धीरे मिशन के बाद चेंज होने लगा। तो सबसे फास्ट स्टेप था कि 1969 का अपोलो 11। देन दीज आर द फ्यू मिशंस जो कि मून के ऊपर लैंडिंग की है। 11 हो गया, 15, 13, 11, 12, 13, 15, 14, 15, 16, 17 जो
सो सब में कुछ ना कुछ नया सैंपल्स लाया गया, सब सैंपल्स को एनालाइज किया गया. Except sample, we placed, means the scientists, they placed seismometer to know the interior, to know the seismicity, active seismicity on the lunar surface. So ये एक वीडियो था जो कि शायद प्ले नहीं होगा, सैंपल कलेक्शन का from the lunar surface in Apollo 15, sorry, Apollo 15 sample collection. This is Apollo 17 sample collection, and Apollo 17 में they have carried out some biological experiment. They have taken 5 mice to the space, and out of them 4 survived. 2 of them apparently healthy, means appeared healthy. Means out of the 4 who are survived, 2 are healthy. जो 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 मतलब जिन माइस का डेथ हो गया उनका ऐसे स्पेस या कॉस्मिक रेज का कोई ऐसे असर, मतलब उसका असर कुछ नहीं था. ज्यादातर फूड चेंज होने के टाइम, मतलब खाना या उस टाइप का कुछ था, कॉस्मिक रिलेटेड कुछ नहीं था कि आउटर स्पेस में गए तो इसलिए डेथ हो गया, ऐसा कुछ सिग्नेचर नहीं मिला था उस टाइम. या दिस इज द सेस्मोमीटर जो मैं बोल रहा था कि सेस्मोमीटर उन्होंने प्लेस किया पैसिव सेस्मिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए. पैसिव सेस्मिक मतलब उनका सोर्स नहीं होता है, सोर्स इज फ्रॉम द मून इटसेल्फ. मतलब मून में अगर कोई क्वेक होता है, कोई वाइब्रेशन होता है तो उसको वो रीड करेगा, वो सिग्नल नहीं भेज सकता, वो सिर्फ रिसीव करेगा. दैट इज पैसिव सेस्मिक एक्सपेरिमेंट, पैसिव सेस्मिक इंस्ट्रूमेंट, पैसिव सेस्मोमीटर्स व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द लूनर सरफेस. उसके हेल्प से हमें उसका इंटीरियर स्ट्रक्चर पता चला. मून का जो इंटीरियर है उसमें ये पता चला कि जो नियर साइड है, एक आप लोग मून का एक फेस हमेशा देखते हो, हमेशा सेम फेस हमें दिखाई देता है जिसको नियर साइड बोलते हैं. सो दैट साइड इज हैविंग लोअर थिकनेस, क्रॉस्टल थिकनेस जो है उसमें कम है, नियरली 60 किलोमीटर. एंड अगर फार साइड है जो कि अर्थ के अपोजिट साइड में है, उधर 100 किलोमीटर, 100 to 120 किलोमीटर थिकनेस है लूनर क्रॉस्ट का. सो ये एक वजह है जिसके लिए मून में प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं है. अर्थ में प्लेट टेक्टोनिक्स है. व्हाट इज द क्रॉस्टल थिकनेस ऑफ अर्थ? कितना है क्रॉस्टल थिकनेस? सबको पता है, सबको पता होना चाहिए. अर्थ का क्रॉस्टल थिकनेस कितना है? लोग मैसेज कर रहे हैं 35 किलोमीटर. ओके, सो उस कंपैरिजन में अगर मून का क्रॉस्टल थिकनेस देखोगे तो बहुत ज्यादा है. तो ये बहुत रिजिड हो गया, तो क्रॉस्ट बहुत रिजिड हो गया, लिथोस्फीयर बहुत रिजिड हो गया. तो उसके वजह से लिथोस्फीयर ब्रेक करना, उसका मूवमेंट होना या प्लेट टेक्टोनिक्स होना, ये दिस इज नॉट पॉसिबल ऑन द लूनर सरफेस. इसलिए प्लेट टेक्टोनिक्स एब्सेंट है. सिर्फ क्रॉस्टल स्ट्रक्चर नहीं या इंटीरियर स्ट्रक्चर नहीं, दिस इंस्ट्रूमेंट हैज आल्सो डिटेक्टेड nearly 27 or 29 moonquakes all over the lunar surface, all over the lunar globe. So ये जो red stars हैं, these are the epicenters, location of epicenters where they have received the earthquake signal. 2009 में एक मिशन गया लूनर रिकॉग्नाइजेंस ऑर्बिटर, which is still active. वो अभी तक एक्टिव है, अभी तक उसका मतलब डाटा उससे रिसीव हो रहा है. जो इमेज डाटा है वही हम लोग प्रोसेस करके उसको यूज करके हम लोग अपना रिजल्ट देते हैं. सो दिस इज गिविंग 0.5 मीटर पर पिक्सल. मतलब एक पिक्सल जो होता है, अगर एक इमेज को जूम करोगे तो आपको स्क्वायर दिखेगा कुछ. आपके मोबाइल में भी अगर फोटो लेके अगर जूम करोगे तो उसमें स्क्वायर दिखेगा. वो स्क्वायर बॉक्स का साइज होता है 0.5 मीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर. तो 50 सेंटीमीटर से अगर कुछ बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमें वो क्लियरली दिखेंगे. सो दिस वाज द हाईएस्ट रिजोल्यूशन फ्रॉम 2009 to 2019. In 2019 in India we have conducted Chandrayaan-2. उसका रोवर काम नहीं किया, वो लैंड नहीं हो पाया, लेकिन जो ऑर्बिटर है जो मून के चारों तरफ घूम रहा है, दैट इज गिविंग अस 0.2 मीटर रिजोल्यूशन, मींस 20 centimeter. So this is the highest resolution, but
अगेन हम लोग जैसे कि इसरो का जो डाटा है वो थोड़ा जो प्रोसेसिंग होके आता है जो ओपन फॉर्म में ज्यादा अवेलेबल नहीं है अभी ग्रेजुअली दे आर डूइंग धीरे धीरे वो अवेलेबल होगा आई थिंक व्हेन यू विल डू रिसर्च दैट टाइम मोर ऑफ द चंद्रयान डाटा विल बी अवेलेबल इन द वेबसाइट्स लाइक अभी इसरो का जो करंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो जब भी जो भी रिसर्च करेगा अगर इंटरेस्टेड है देन you can download data. It is publicly available in ISSDC, एक वेबसाइट है ISSDC. Then प्रदान करके एक वेबसाइट है. There also you will get the ISRO data available publicly. These are few missions which are now active on the moon by China. They have landed on the far side. Nobody has landed on the far side so far. So China is fast to land on the far side of the moon. Far side matlab opposite side of the side facing Earth. So these are few images for the rover. Then why to study moon? Is it necessary to study moon? Or is it necessary to carry out research on the lunar processes? Yes, it is necessary. Why? Or is it is like important because अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे मून को तो अर्थ में ओशंस हैं फॉरेस्ट एरिया है दिस पॉलिटिकल बाउंड्री है तो सारे जगह पे आप लोग स्टडी नहीं कर सकते ओशन के नीचे क्या है आप लोग मैपिंग नहीं कर सकते मतलब नाउ इट इज पॉसिबल बट अगर कोई चीज पूरा एक्सपोज है सरफेस को दैट इज ओनली पॉसिबल ऑन मून पे पूरा सरफेस the total surface is exposed for structural mapping हो गया geological analysis हो गया photographic imaging हो गया वो पूरा available है so there is no barrier atmosphere is also very thick so it is also not causing any issue like earth में बहुत ज्यादा thickness का atmosphere है तो in remote sensing you will get some noise or some problem you will face but on moon you will not get that because no atmosphere is there no water is there अर्थ के ऊपर कोई फीचर बन गया जैसे माउंटेन हो गया या कोई स्ट्रक्चर बन गया तो वो बहुत ज्यादा मतलब वो इरोजन हो सकता है बहुत जल्दी इरोजन हो सकता है क्यों क्योंकि इसमें एक्टिव एजेंट्स हैं जियोमॉर्फोलॉजिक एजेंट्स हैं लेकिन लूनर सरफेस में वो नहीं है लूनर सरफेस कैन बी डिग्रेडेड ओनली बाय द सोलर रेज और बाय द इम्पैक्ट प्रोसेसेस इम्पैक्ट मतलब जब क्रैटरिंग होता है जब कोई एक्सटर्नल एस्टेरॉइड आके अर्थ सरफेस को या लूनर सरफेस को हिट करता है देन दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट सो आइदर ड्यू टू इम्पैक्ट वो इरोड होगा या तो सोलर रेज के वजह से इरोड होगा तो यही दो प्रोसेस है इसका इरोजन के लिए बाकी कोई जियोमॉर्फोलॉजिक एजेंट नहीं है टेक्टोनिज्म नहीं है अगर प्लेट टेक्टोनिक्स होता है तो जहाँ पे सबडक्शन होता है कुछ फीचर नीचे चले जाते हैं इन अर्थ बट ऑन मून ऐसा नहीं देयर इज नो टेक्टोनिक्स Another important part of current lunar science is presence of water ice in the permanently shadowed region. मून के जो पोलर रीजन है उधर कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे कभी सनलाइट नहीं पड़ता है तो उस जगह पे हाइड्रोजन आइस इज स्टोर्ड सो उस आइस को हम यूज कर सकते हैं एज ए फ्यूल फॉर द फ्लाइट और फॉर द स्पेसक्राफ्ट्स So now they are heading to the South Pole. I think most of you know that the Artemis mission is going in. It already launched for Artemis 1, which is on November 16. This November 16 they have launched Artemis 1. Then Artemis 2 they are planning in next year. I think in 2023. And in 2024 or 25 they will send human again to the moon. So their main target through this mission is to explore the southern polar region where there are permanently shadowed region जहाँ पे पूरा permanently shadowed region है कुछ जगह है जहाँ पे water ice preserve है तो उसको यूज करके as a fuel they will move from moon to Mars they will again transit from moon to Mars तो moon के polar region में they will create a base lunar base एक create करेंगे जो कि हेल्पफुल होगा ये एक्सट्रैक्शन के लिए आइस एक्सट्रैक्शन के लिए वो रिसोर्स यूटिलाइज करने के लिए दोज सेटअप विल बी हेल्पफुल
Okay, so that's why the current lunar research is very active, or it is very much you will get high scope in lunar science. मून कैसे फॉर्म हुआ और अभी तक कैसे इवॉल्व हुआ? सो एवरीबडी नो दैट इट फॉर्म फ्रॉम अर्थ. कोई एक इम्पैक्टर आया जिसे जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस बोलते हैं. देयर आर मेनी अदर हाइपोथेसिस, बट जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड वन. थिया करके एक ऑब्जेक्ट था जो कि मार्स साइज का ऑब्जेक्ट था. थिया, इट्स नेम वाज थिया. इट hit the earth surface when earth is not completely earth, it is proto earth. मतलब earth पूरा solidified नहीं हुआ था, melt stage में था. तो उसके ऊपर आके impact किया this object which is called Theia. तो सब material pulled out, कुछ material जो है वो निकल के earth के चारों तरफ एक डिस्क बना के घूमते रहे. दैट इज कॉल्ड प्रोटोलुनर डिस्क. जो सेडिमेंट्स अर्थ से निकला बिकॉज ऑफ द हिटिंग ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, बिकॉज ऑफ दैट इम्पैक्ट, जो सेडिमेंट्स निकला, दे फॉर्म द डिस्क विच इज कॉल्ड प्रोटोलुनर डिस्क. वो डिस्क में जो एलिमेंट्स था, दे अगेन कोलाइडेड एंड देन दे फॉर्म ग्रेजुअली विद द प्रोसेस दे फॉर्म द मून. तो जब कोलिजन होके कुछ फॉर्म होता है, मतलब जब इतने सारे डेब्रिस हैं या बोल्डर्स हैं या sediments हैं, when they will collide, there is heat due to friction. There will be so much of heat due to friction. Friction की वजह से बहुत ज्यादा heat generate होगा. तो वो जो heat generate हुआ उसकी वजह से the moon was formed as a melt. Either पूरा जो moon है वो पूरा melt होके form हुआ, जिसको बोलते हैं whole moon magma ocean. The total moon was magma. The total moon was molten. That is called whole moon magma ocean. और only the superficial part, only उसका upper part जो है वो molten state में था, तो उसको बोलते हैं shallow magma ocean. या तो पूरा moon melt हो गया, या तो ऊपर वाला जो portion था that was in a melt stage. उसके बाद उधर डिफरेंशिएशन हुआ. जैसे आर्थ में डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है कि जो हाई डेंसिटी एलिमेंट होते हैं वो नीचे कोर ऑक्युपाई करते हैं, जो लो डेंसिटी एलिमेंट है वो सरफेस के ऊपर रहते हैं. सिमिलर प्रोसेस हैपेंड. जो हाई डेंसिटी एलिमेंट थे वो नीचे चले गए कोर के तरफ, जो लो डेंसिटी थे वो सरफेस के ऊपर चले गए. एंड इन द सेंट्रल रीजन यू फाउंड some melt layer is there. लाइक आस्थेनोस्फीयर, अर्थ का जैसे आस्थेनोस्फीयर है, उधर भी ऐसे मेल्ट लेयर इज देयर, वन मेल्ट लेयर इज देयर, बट इट इज नॉट लाइक अर्थ. अर्थ का जैसे आस्थेनोस्फीयर बहुत ज्यादा थिकनेस है, उधर सेल मतलब लेस थिकनेस का है, थिनर लेयर इज देयर व्हिच इज कॉल्ड क्रीप लेयर. क्रीप मतलब के पोटेशियम, ReE रेयर अर्थ एलिमेंट, एंड P phosphorus. So potassium, phosphorus, rare earth element, these are the major constituents in that layer. That's why it is called creep layer, जो कि molten है, जिसमें से melt generate होता है. Okay, so अर्थ का सरफेस मून का सरफेस क्रिस्टलाइज हो गया, सॉलिड हो गया. सॉलिड होने के बाद क्या हुआ कि उसके ऊपर जो इम्पैक्ट हुए, जब वो मेल्ट स्टेज में था उस टाइम पे भी इम्पैक्ट होते थे. मतलब एस्टेरॉइड हो गया, या जो वो डेब्रिस मटेरियल थे, जो कि प्रोटोलुनर डिस्क का जो मटेरियल थे, प्रोटोलुनर डिस्क का जो फ्रैगमेंट्स थे, दे आर आल्सो कोलाइडिंग बिफोर. बट जब मेल्ट स्टेज में होता है वो उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाता. ठीक है, अगर पानी में पत्थर फेंकोगे तो पानी उस पत्थर का सिग्नेचर नहीं दिखाएगा तुमको कि इधर लगा था. दिखाएगा क्या? अगर कोई पॉन्ड में तुम जाके पत्थर फेंकते हो तो उसमें तुम्हें दिखाएगा कहाँ तुमने फेंका था पत्थर? नहीं दिखाएगा. अगर वो थोड़ा सॉलिड हो गया, जैसे क्ले, सॉलिड क्ले बन गया, सॉलिड क्ले के ऊपर अगर तुम पत्थर फेंकोगे तो द डिप्रेशन यू कैन सी, जहां पे वो हिट हुआ था वो डिप्रेशन, वो साइट यू कैन सी. ओके, सिमिलरली अगर लूनर सरफेस पूरा मोल्टेन स्टेज में था, जब उस टाइम पे जो इम्पैक्ट्स होते थे उसको वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया. उसके बाद सॉलिड होने के बाद जो इम्पैक्ट्स हुआ उसको वो रिकॉर्ड कर पाया, जिसको इम्पैक्ट क्रैटर बोलते हैं. सो जो इम्पैक्ट क्रैटर हुआ, जो एस्टेरॉइड हो गया या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट हो गया, जो भी लूनर सरफेस को हिट किया, दैट आल्सो हिट ऑल द इनर प्लैनेट्स.
एस्टेरॉइड बेल्ट ऑब्जेक्ट से जो एस्टेरॉइड्स हैं वो सिर्फ मून को नहीं अप्रोच किए, दे आल्सो अप्रोच्ड अर्थ, दे आल्सो अप्रोच्ड वीनस, दे आल्सो अप्रोच्ड मर्क्यूरी, ऑल terrestrial planets or all inner planets, they have suffered this bombardment or impact of the asteroids. So this impact, this decreased with time. Their size, asteroid का size अभी उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, अभी भी इम्पैक्ट होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता जैसा पहले होता था. तो that impact rate is decreased with time. अगर यहाँ पे देखोगे, this is a graph showing number of impactor. Number of impactor was huge in the initial time, then it is gradually decreasing with time. Time के साथ number of impactor decrease हो गए. सिर्फ number of impactor नहीं, size of impactor is also decreased. पहले जितना बड़ा impactor आके hit करते थे surface को, अभी उससे छोटा आते हैं, मतलब उतना बड़ा नहीं आता, छोटा आते. तो impactor size as well as rate of impact, it decreased with time. But around 4 billion year ago there is a sharp increase. ये देख सकते हो एक increase है इस ग्राफ में. 4 billion year में एक peak है जिसको बोलते हैं late heavy bombardment. उस टाइम पे the impact flux increased, मतलब number of impactor, the number of asteroids approaching lunar surface or inner planets, they are increased. Why? उसके ऊपर भी एक हाइपोथेसिस है कि अभी जो पोजीशन है जुपिटर और सैटर्न का, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मे बी नोइंग दिस, बट जो अभी का जो पोजीशन है जुपिटर और सैटर्न का, उस पोजीशन पे उतना बड़ा प्लैनेट फॉर्म होना इम्पॉसिबल है. जुपिटर इज नाउ इन व्हिच नंबर? अगर सन से दूर जाएंगे तो जुपिटर कितने नंबर पे है? I cannot see the chat, so please. कोई अगर आंसर देना चाह रहे हैं तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं. जुपिटर कौन से पोजीशन पे है अगर पता है तो? सर 5. Okay, it is in 6th position. Fifth is your asteroid. Asteroid belt is 5th. Then 6th position is Jupiter. Then 7th is Saturn. So Jupiter और Saturn जो पोजीशन में अभी है 6, 7, asteroid belt को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ इसलिए. अगर इंक्लूड नहीं करोगे तो 5, 6 होगा. So asteroid belt 5th पोजीशन में है, then Jupiter, then Saturn. तो Jupiter और Saturn अभी जो पोजीशन में है, उतना बड़ा प्लैनेट उस पोजीशन पे फॉर्मेशन होना पॉसिबल नहीं था. तो वो कहीं और फॉर्म हुए, मतलब जैसे यूरानस नेपच्यून के बाद जुपिटर और सैटर्न फॉर्म हुए थे, लेकिन उसके बाद वो लोग माइग्रेट कर गए अंदर. द कॉज इज स्टिल अननोन. ये अभी का करंट रिसर्च है, उसके ऊपर कोई ऐसे मतलब फिक्स एविडेंस नहीं है, बट देयर इज अ हाइपोथेसिस कॉल्ड माइग्रेशन ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न caused the this asteroid belt objects to be pushed towards the inner planet. क्योंकि वो जुपिटर और सैटर्न अंदर की तरफ आ गए, वो बाहर फॉर्म हुए थे, अंदर की तरफ आ गए, तो उनके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, उनके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से एस्टेरॉइड बेल्ट से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो कि इनर प्लैनेट की तरफ मूव हो गए और दे इंपैक्टेड द इनर प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द मून. सो अलग प्लैनेट्स जो हैं, जैसे मरकरी हो गया, मरकरी में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज. मरकरी इज आल्सो प्रिजर्व, बहुत सारे क्रैटर्स को प्रिजर्व किया है. वेनस हो गया, उसमें बहुत सारे वोल्केनिज्म होते हैं, तो वोल्केनिज्म के थ्रू बहुत सारे इरोड हो गए. अर्थ में एयर है, वाटर है, और भी सारे जियोमॉर्फोलॉजिक एजेंट है, जैसे ग्लेशियर हो गया, ये सब. तो उसकी वजह से अर्थ में वो सब क्रैटर रिकॉर्ड इरोड हो गया. मार्स में बहुत विंड एक्टिविटी होता है, तो मार्स में भी बहुत सारे क्रैटर रिकॉर्ड्स इरोड हो गया. लेकिन मर्क्यूरी और मून, ये जो दो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है, इसमें ये सारे क्रैटर रिकॉर्ड प्रिजर्व हुए हैं. मतलब 4 बिलियन ईयर्स के बिफोर उस पे जो इम्पैक्ट हुआ था, दैट इज स्टिल प्रेजेंट ऑन द मून एंड दैट इज रिप्रेजेंटिंग दैट एज.
okay, जो कि अलग planets में नहीं है. So this is one important event after formation of moon, which is called late heavy bombardment. It affected all the inner planets, not only moon, including Earth also. So these are few examples of the craters. This yellow and red circles are showing craters on the moon, जो कि उस टाइम पे फॉर्म हुए थे, हेवी बॉम्बार्डमेंट के टाइम पे फॉर्म हुए थे. और अभी जो क्रैटर है मून पे उनको डिवाइड किया जाता है सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड बेसिन. सिंपल क्रैटर, कॉम्प्लेक्स क्रैटर एंड बेसिन, 3 टाइप का डिवाइड किया जाता है. क्रैटर्स अभी भी फॉर्म होते हैं. जैसे ये एक एग्जांपल है. इन 1971 दिस पिक्चर इज टेकन. ये जो लेफ्ट साइड वाला पिक्चर है, सबसे लेफ्ट वाला पिक्चर है, ये 1971 में अपोलो पैनोरामिक कैमरा जो कि अपोलो मिशन पे गया था, उसमें ये फोटो लिया गया था. ये जो फोटोग्राफ है, दिस इज टेकन बाय LRO, लूनर रिकॉग्निजेंस ऑर्बिटर, व्हिच इज सेंट इन 2009. यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे एक क्रैटर डेवलप हुआ है जो कि ब्राइट दिख रहा है. ये क्रैटर है, वो इधर नहीं दिख रहा है. दिस इज नॉट हियर, इट इज नॉट प्रेजेंट हियर, बट इट इज प्रेजेंट हियर. मतलब बिटवीन 1971 टू 2009 ये जो टाइम रेंज है, उस टाइम रेंज के अंदर ये क्रैटर फॉर्म हुआ है. सो दिस क्रैटर इज मिनिमम 41 years. दिस क्रैटर इज मिनिमम 41, मतलब उससे भी कम हो सकता है. सॉरी, मैक्सिमम 41 year. दिस इज मैक्सिमम 41 year. उससे भी कम हो सकता है. हमें पता नहीं वो कम, मतलब वो कब फॉर्म हुआ हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि आफ्टर 1971 इट इज फॉर्म, क्योंकि 1971 इमेज में ये नहीं है. सेम साइट है, सेम लोकेशन है. दिस इज अ न्यू क्रैटर एडेड इन द 2009 इमेज. ओके, सो क्रैटर्स आर स्टिल फॉर्मिंग, मतलब स्टिल इंपैक्ट हो रहा है ऑन द लूनर सरफेस. अर्थ में क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज अर्थ इज हैविंग ए ह्यूज एटमॉस्फेयर. अर्थ का थिकनेस, एटमॉस्फेरिक थिकनेस बहुत ज्यादा है. अभी इंपैक्टर साइज जैसे मैंने बोला कि इंपैक्टर साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होता है विथ टाइम. तो अभी जो इंपैक्टर अप्रोच करते हैं अर्थ को या इनर प्लैनेट को, वो उनका साइज छोटा होता है. जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करते हैं, वो जल जाते हैं पूरा, अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंच पाते. हमारा एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है. Those impactors cannot reach the earth surface. Before reaching the earth surface, they are digested or they are burned completely. Okay? So these are few examples on earth. ये एक चिकोक्सलोप क्रैटर है जो कि मेक्सिको में है. This is the crater which is thought to be the cause for the extinction of dinosaur. Dinosaur extinct कब हुए थे? Which geological age? Which extinction event killed dinosaurs? Mass extinction event? KT extinction. Cretaceous Tertiary. So this crater is formed during that time. तो अगर आप लोग पढ़े हैं कि ये एक्सटिंक्शन हुआ है, तो उसका कॉज भी आपने पढ़ा होगा. तो कॉज में ये लिखा होता है कि दिस इज ड्यू टू इम्पैक्ट इवेंट. सो दैट इम्पैक्ट इज दिस वन. इट इज थॉट टू बी, अगेन इट इज नॉट लाइक उसका सिर्फ एज कोरिलेशन हम लोग कर सकते हैं. सो दिस इज द क्रैटर व्हिच इज थॉट टू बी द कॉज ऑफ केटी एक्सटिंक्शन. दिस इज द क्रैटर इन एरिज़ोना यूएसए. इसको मतलब अब हम लोग लूनर सरफेस में जाके नहीं कर सकते क्रैटर का सैंपल एनालिसिस, राइट? वी हैव वेरी लेस सैंपल व्हिच आर ब्रॉट ड्यूरिंग अपोलो मिशन. तो दिस इज द टाइप एरिया, मतलब उसका जो लिथोलॉजी है, इस एरिया का जो लिथोलॉजी है, जो क्रैटर का स्ट्रक्चर है, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं मून के ऊपर जो क्रैटर है उसके साथ. ठीक है, ये है टाइप एरिया फॉर द लूनर क्रैटर्स. ये एक है लोनार क्रैटर इन महाराष्ट्र, LO, लोनार क्रैटर इन महाराष्ट्र, इंडिया. This crater is compared with Martian crater. इसका जो crater का structure है, इसका जो lithology है, जो aspects है, उसको compare किया जाता है मार्स पे जो crater होते हैं उनके साथ. crater हो गया. crater होने के बाद क्या होगा? तो जब crater होता है, बहुत huge रेट में इम्पैक्ट आके कोलाइड करते हैं, तो बहुत डिफॉर्मेशन होता है, क्रस्टल डिफॉर्मेशन होता है, फ्रैक्चर्स होते हैं. कुछ ऐसे बड़े इंपैक्टर जो कोलाइड किए, तो उनके लिए जो डिफॉर्मेशन क्रिएट हुआ, जो फ्रैक्चर्स फॉर्म हुआ, दोज फ्रैक्चर्स वेर कनेक्टिंग टू द क्रीप लेयर.
क्रीप लेयर मैंने दिखाया था थोड़ी टाइम पहले, जिसमें मेल्ट होता है। तो बड़े साइज का इम्पैक्ट जब हिट किया अर्थ वो लूनर सरफेस को, तो वो फ्रैक्चर फॉर्म होके दैट फ्रैक्चर इज कनेक्टेड टू द क्रीप लेयर, दैट मेल्ट लेयर इनसाइड द मून. Then the melt came out as volcanic lava flows. So volcanism occurred on Moon for 3 billion years, starting from 4 to 1 billion years. After that heavy bombardment, after that late heavy bombardment, which happened at around 4 billion years ago. So from 4 billion years to 1 billion years, this happened. This volcanism continued to form. These are some images of volcanic cones on Moon. जैसे volcanic cone होता है अर्थ में, these are some examples from the lunar surface for the volcanic cones. ये भी कुछ volcanic feature है. ये volcanic reel बोला जाता है. यहाँ पे volcanism हुआ और that flowed in this path like lava tube on earth. Earth में जैसे lava tube होता है, moon पे भी ऐसे lava tube होता है. This is one connecting channel of lava tube. उसके ऊपर कुछ collapse pit form हुए. ये pit जो है ये these are the depression formed by the collapsing of the roof. वो लावा ट्यूब का ऊपर जो रूफ होता है वो नीचे गिर गया है, जिसकी वजह से ये पीट्स फॉर्म हुए हैं. तो दिस इज वन लावा ट्यूब विथ कोलैप्स्ड पीट्स. ये भी लूनर सरफेस का है. सो दीज आर वोल्केनिक फीचर्स ऑन मून. एंड द डार्क रीजन व्हिच यू सी ऑन द मून, जो काला दिखता है ना, चांद में भी दाग है. सो दैट रीजन, दैट ब्लैक रीजन ऑन द मून, दैट इज basically the basaltic deposits or the lava flow deposits on the moon, which is called Mare basins. These are called Mare basins. Then tectonism. Lunar surface में tectonics है, plate tectonics नहीं है. जैसे अर्थ में plate tectonics होता है, lunar surface में नहीं है. जैसे मैंने बोला कि because that crust is rigid, that lithospheric thickness is higher, so there is no plate movement. But there is टेक्टोनिक्स which is like intraplate tectonics. हम टेक्टोनिक्स को दो टाइप का डिवाइड कर सकते हैं. एक इंटरप्लेट टेक्टोनिक्स जो कि प्लेट मार्जिन में होता है, और एक इंट्राप्लेट टेक्टोनिक्स मतलब विद इन ए प्लेट, विद इन द सेम प्लेट. सिर्फ इंडियन प्लेट में अगर कुछ टेक्टोनिक फीचर्स मिलते हैं, दैट इज इंट्राप्लेट टेक्टोनिक्स. अगर मार्जिन में मिलता है, दैट इज इंटरप्लेट टेक्टोनिक्स. सो इंटरप्लेट टेक्टोनिक्स नहीं है, बट इंट्राप्लेट टेक्टोनिक्स इज प्रेजेंट ऑन द मून. Like whole moon is a single plate. मून के ऊपर ऐसा कोई प्लेट का डिफरेंशिएशन नहीं है, प्लेट बाउंड्री ऐसा कुछ नहीं है. टोटल मून एक ही सिंगल प्लेट है. ओके, इंट्राप्लेट टेक्टोनिक्स. सो वी फाउंड टेक्टोनिक फीचर्स लाइक दीज आर टेक्टोनिक फीचर्स. जैसे अर्थ में पोस्ट ग्रेविन स्ट्रक्चर मिलता है नॉर्मल फॉल्टिंग की वजह से, या थ्रस्ट फॉल्ट मिलता है, रिवर्स फॉल्टिंग, थ्रस्ट फॉल्टिंग मिलता है. वैसे ही लूनर सरफेस में मिलता है. ये ग्रेवेंस नॉर्मल फॉल्टिंग में फॉर्म होता है. ये रिंकल लीव्स हो गया, लोबेट स्कार्प हो गया, दीज आर फॉर्म बिकॉज ऑफ थ्रस्ट फॉल्टिंग. रिंकल लीव्स जो होता है ये सिर्फ बासाल्टिक रीजन में फॉर्म होता है. जब बासाल्ट कूल होता है, जैसे मॉडक्रैक फॉर्म होते हैं, वो कूल होने में कंट्रैक्ट होता है, राइट. जब सूख जाता है, डेसिकेशन होता है, मॉड जैसे कंट्रैक्ट हो जाता है. सिमिलरली बासाल्ट जब कूल होता है वो कंट्रैक्ट होता है. जैसे लूनर सरफेस में जब कंट्रैक्शन होता है तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं. ये जो लोबेट स्कार्प्स हैं, these are very interesting, which is used in my research. These are very young. These are even young means again in million year scale, less than 10 million year, less than 50 million year. Their age is less than 100. Most of the scarps are less than 10 million year. Hardly we found 100 million year age for the lobate scarp. These lobate scarps are formed when moon is contracted. पहले सोचा जाता था कि मून एक डेड प्लैनेट है. जैसे मर्क्यूरी इज नाउ कंसिडर्ड एज ए डेड प्लैनेट बिकॉज हमारे पास उतना डाटा अवेलेबल नहीं है मर्क्यूरी के ऊपर. बट मून को पहले सोचा जाता था कि इट इज ए डेड प्लैनेट. उसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं होता है, कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं होता है, कोई वोल्केनिज्म नहीं होता है, इसलिए उसको सोचा जाता था डेड प्लैनेट. But now this lobate scarp are the evidence that they are active. The moon is still active. जब उसके अंदर वाला मैंने पोर्शन दिखाया था, क्रीप लेयर दिखाया था, वो मेल्ट लेयर था. वो मेल्ट क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर हीट होता है. जब हीट होता है तो वो मेल्ट होता है. तो जब वो धीरे धीरे कूल होगा, क्योंकि विथ टाइम दैट गेट्स कूल्ड, तो विथ टाइम जब वो धीरे धीरे कूल होता है तो वो धीरे धीरे कंट्रैक्ट करने लगता है.
जो लूनर ग्लोब है वो पूरा कंट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ कूलिंग ऑफ द इंटीरियर। उसका जो मेंटल है, उसका जो क्रीप लेयर है, जो इंटीरियर है, वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, उसकी वजह से वो कंट्रैक्ट हो रहा है। जब वो कंट्रैक्ट हो रहा है तो सरफेस में कुछ कंट्रैक्शन फीचर्स मिलते हैं, कुछ थ्रस्ट फॉल्ट मिलते हैं। कंट्रैक्शन से थ्रस्ट फॉल्ट बनते हैं, एक्सटेंशन से ग्रेवेंस बनते हैं। सो कंट्रैक्शन की वजह से थ्रस्ट फॉल्ट मिल रहे हैं, जिसको बोलते हैं लोबेट स्कार्प। स्कार्प सबको पता होगा, फॉल्ट जब सरफेस में अपीयर करता है तो उसको स्कार्प बोलते हैं, फॉल्ट स्कार्प बोलते हैं। सो दीज आर आल्सो, दीज स्कार्प आर फॉर्म बिकॉज ऑफ कंट्रैक्शन। जब मून पूरा कंट्रैक्ट हो रहा है उसकी वजह से फॉर्म हो रहा है। मून में मासवेस्टिंग फीचर्स भी हैं, जैसे अर्थ में लैंडस्लाइड्स है ना, लैंडस्लाइड्स, बोल्डर फॉल्स जैसे हैं, मून में भी है। जैसे ये देख रहे हो, ये दीज आर द लैंडस्लाइड फीचर ऑन द मून। दीज आर बोल्डर फॉल्स, कोई पत्थर जैसे सरफेस के ऊपर रोल डाउन करके नीचे आ गया। यहाँ पे तुम्हें बोल्डर दिख रहा है, ये छोटे छोटे बोल्डर्स दिख रहे हैं। यू कैन सी द साइज ऑफ द बोल्डर ऑल्सो, लाइक दिस इज वन बोल्डर विच इज 24 मीटर साइज। सो एक ये बोल्डर सरफेस के ऊपर से रोटेट करता हुआ नीचे आ गया। तो बोल्डर जब सरफेस से नीचे आता है, दो चीज होता है, एक तो ग्रेविटी के वजह से आता है, दूसरा ग्राउंड शेकिंग की वजह से आता है। अगर ग्राउंड मोशन कर रहा है, ग्राउंड में अगर वाइब्रेशन है, तो उसकी वजह से बोल्डर नीचे से, जैसे अर्थ में लैंडस्लाइड क्यों होता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ लैंडस्लाइड ऑन अर्थ? बहुत ज्यादा बारिश हो गया तो लैंडस्लाइड होता है। मून पे तो बारिश हो नहीं सकता, मून पे तो एटमॉस्फेयर नहीं है, वाटर नहीं है, तो देयर इज नो रेन। देन और किसके वजह से होता है? जब अर्थक्वेक होता है उसके साथ साथ लैंडस्लाइड्स होते हैं। यस और नो? आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट बोर्ड, सो लेट मी फिनिश इट। सो अर्थ में जब अर्थक्वेक होता है तो उसके साथ साथ लैंडस्लाइड्स होता है। सिमिलरली मून में जब मूनक्वेक होता है, जब मून में ग्राउंड वाइब्रेशन होता है, उसके साथ साथ लैंडस्लाइड्स या बोल्डर फॉल्स फॉर्म होते हैं। तो मून में मूनक्वेक क्यों होगा? मून में ग्राउंड वाइब्रेशन क्यों होगा? बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक्स। अर्थ में अर्थक्वेक क्यों होता है? बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक्स, प्लेट मूवमेंट के लिए होता है। लेकिन मून में तो प्लेट टेक्टोनिक्स है नहीं, तो किसकी वजह से होगा? जब मून कंट्रैक्ट करता है, जैसे मैंने अभी बोला कि ये जो लोबेट स्कार्प्स हैं, ये जो थ्रस्ट फॉल्ट हैं, दीज आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मून। मून जब कंट्रैक्ट होगा तो उसके सरफेस में ये क्रैक्स, ये रप्चर तुम्हें दिखेंगे। दीज आर कॉल्ड स्कार्प, थ्रस्ट फॉल्ट स्कार्प। तो ये जो स्कार्प फॉर्म होगा उसी टाइम पे ही ग्राउंड वाइब्रेशन हुआ होगा। जो ग्राउंड वाइब्रेशन, दिस लैंडस्लाइड्स which created these landslides। आया समझ में? जब वो थ्रस्ट फॉल्टिंग होगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट होगा तो थ्रस्ट फॉल्टिंग होगा, थ्रस्ट फॉल्टिंग होगा तो ग्राउंड वाइब्रेशन होगा, ग्राउंड वाइब्रेशन होगा तो दिस बोल्डर फॉल्स विल फॉर्म। तो हम लोग क्या किए इन आवर, ओके, दिस इज आर्टेमिस मिशन व्हाट आई टोल्ड, व्हिच इज started, Artemis 1 is already launched. It started in November 16, 2022. ये गया, this is a test flight actually. So it will rotate the moon, and this is the picture of the spacecraft which is named as Orion spacecraft. So this so far reached the maximum distance from the Earth surface. क्योंकि वो टेस्ट कर रहे हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट टेस्ट कर रहे हैं। This is the mission by American Space Agency, NASA. So वो अपने इंस्ट्रूमेंट टेस्ट कर रहे हैं। So this Orion spacecraft was sent to maximum distance from the Earth. Earth से highest distance, आज तक जितने भी spacecraft गए हैं Earth से, the maximum distance is reached by this spacecraft called Orion. So ये फिर से वापस आएगा, क्योंकि जो ह्यूमन मिशन जा रहे हैं, ह्यूमन मिशन इज गोइंग इन 2024 और 25, सो वो मून पे लैंड करेगा फिर वापस आएगा। तो इसीलिए इसको टेस्ट के लिए भेजा गया है। ये जो ऑर्बिटर है, ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट है, दिस पार्ट इज गोइंग टू रिटर्न टू अर्थ एंड इट विल फॉल इन पैसिफिक ओशन ऑन December 11 it is going to return to Earth's surface and splash down on the Pacific Ocean. So this is the target for the Artemis 1. It is mostly complete, mostly successful mission. Just उसका नीचे आना बाकी है बस।
ठीक है, तो it will reach in December 11. Then Artemis 2 is going to land on the moon. The Artemis 2 एक robotic mission है, उसमें कोई human नहीं जाएगा, बस robot जाएगा, that will land on the moon and then come back. Artemis 2 will go and land on the moon, then come back. Then Artemis 3 will take human and it will land on the moon. Then that will be a long mission, like 15 to 20 days human beings are going to stay on the moon, then they will come back. So अगर ये लोग जा रहे हैं उधर रहने के लिए 15-20 डेज रहने के लिए, और उधर एक लूनर बेस प्लान किया गया, जैसे मैंने बोला कि एक लूनर बेस क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से, और विद द हेल्प ऑफ दैट लूनर बेस दे विल यूज द वाटर आइस एंड दे विल ट्रांसफर फ्रॉम मून टू मार्स, दे विल ट्रांजिट फ्रॉम मून टू मार्स. सो बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होंगे जो कि उधर रखा जाएगा. ऐसे ह्यूमन लाइफ इज आल्सो इन्वॉल्व इन दिस मिशन. सो seismic सेफ्टी पता होना चाहिए. बिफोर दैट मिशन वी शुड नो द seismic सेफ्टी ऑफ द एरिया वेयर दे आर गोइंग टू लैंड. सो फॉर दैट ओनली वी हैव published this result of our research. This image is again this is a future of moon. In 2040, Japan has planned to create a valley on the lunar surface. Valley means it's a like a setup, like a city. It's a city-like setup. You can see many lunar bases, and there will be more commercialization. Means commercial spacecraft will go and land. अभी तुम लोग शायद न्यूज में पढ़ा होगा, India has also started to test the commercial flights. And one flight is already successful. I think one launch is already successful. Recently, just 1 or 2 weeks before, I saw a news regarding that India is testing the commercial flight. So NASA had already started. So Japan is also planning to commercialize the space missions. So he is planning to build a city by 2040. I don't know, like we don't know if it will be true or like it will take some more time, but it is the current plan for them. Japanese space agency, which is called iSpace. So because lot of missions are getting planned to moon, we should know the safety. These are few landing regions. These are not the final, but these are the proposed landing region in the lunar south polar region for the Artemis. जैसे मैंने बोला Artemis 3 जाएगा ह्यूमन लेके, उसमें जो फर्स्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड विल लैंड ऑन द lunar surface. So that is planning to land in any of this region. So उसके लिए क्या है कि उस लैंडिंग रीजन में सेफ्टी पता होना चाहिए. तो हम लोग ये फॉल्ट मैपिंग किए. These yellow lines are showing frost faults. These yellow lines are showing frost fault on the lunar surface. So we have mapped the frost fault in and around the south polar region. South pole के चारों तरफ हमने ये मैप किया है. फॉल्ट क्या होता है यहाँ पे देख सकते हो. These are the frost fault. उसके ऊपर जो रप्चर होता है ना, उसको हम लोग मैप किए हैं. This is called the scar. फॉल्ट का सरफेस में एक्सपोजर है, उसको स्कार बोलते हैं. So we have mapped these faults. Enekelon patterns हमने पढ़ा है स्ट्रक्चरल में. Enekelon pattern of the faults. Yes, Yes sir. or no? So this is one example of Enekelon faults on the lunar surface. चांद के सरफेस पे ये Enekelon pattern दिखा रहा है, ब्रांचिंग दिखा रहा है. एक मेन फॉल्ट से these are the branching. So this is the Enekelon pattern on lunar surface. सिर्फ अर्थ में नहीं दिखता, वो चांद पे भी दिखता है. ठीक है. सो फॉल्ट कैसे फॉर्म होता है मैंने बता दिया पहले. ये लोबेट स्कार्प्स कैसे फॉर्म होता है. जब कंट्रैक्शन होगा, एक्टिव कंट्रैक्शन होगा, तो उसमें थ्रस्ट फॉल्टिंग होगा. ये देख रहे हो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ थ्रस्ट फॉल्ट. ऊपर वाला ब्लॉक मूव कर रहा है. दिस इज द हैंगिंग वॉल, दिस इज द फुट वॉल. फुट वॉल के ऊपर हैंगिंग वॉल मूव कर रहा है. जब हैंगिंग वॉल ऊपर जाएगा तो सरफेस के ऊपर ये एंटी फॉर्म प्रोड्यूस करेगा. दिस इज द एंटी फॉर्म. दिस इज द लोब स्ट्रक्चर. इसको लोब स्ट्रक्चर बोलते हैं या एंटी फॉर्म स्ट्रक्चर बोलते हैं. This is produced on the hanging wall. ये स्ट्रक्चर तुमको यहाँ दिखेगा. This is the lobe. Maybe कुछ लोगों को ये मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन है, some people might have see it like depression. वो होता है सैटेलाइट इमेज इंटरप्रेट करने में थोड़ा पहले ऐसा लगता है कि जो ऊंचा जगह है उसको डिप्रेशन नजर आता है, जो डिप्रेशन है उसको पहाड़ नजर आता है, ऐसा होता है. But here this is the depression.
दिस इज ऑल्सो द स्लोप मैप, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये है वो स्कार्प, जो कि ये रीजन हो गया हैंगिंग वॉल, ये रीजन हो गया हैंगिंग वॉल, ये हो गया फुटवॉल। तो हैंगिंग वॉल फुटवॉल के ऊपर जब थ्रस्टिंग होता है तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स है लूनर साउथ पोलर रीजन में वो हम लोग मार्क किए हैं। एंड एज आई टोल्ड दे आर द रीजन फॉर द सेस्मिसिटी, क्योंकि थ्रस्ट फॉल्ट होगा तो उधर सेस्मिसिटी होगा। और ऐसा नहीं कि एक बार फॉल्ट हो गया उसके बाद नहीं होगा। हिमालय में एक फॉल्ट है, सपोज मेन बाउंड्री थ्रस्ट हो गया या मेन हिमालयन सॉरी फ्रंटल थ्रस्ट हो गया, जो भी फॉल्ट हो गया, उस फॉल्ट में रिपीटेडली यू विल गेट क्वेक्स। ऐसा नहीं कि जो फॉल्ट एक बार हो गया उधर नेक्स्ट टाइम अर्थक्वेक नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम भी उधर अर्थक्वेक हो सकता है। सिमिलरली चांद के सरफेस में अगर एक फॉल्ट आइडेंटिफाई हुआ है, दैट रीजन इज आल्सो सस्पेक्टेड टू रिपीटेड सेस्मिसिटी, उधर बार बार सेस्मिसिटी अकर कर सकता है, बार बार क्वेक हो सकता है, ग्राउंड वाइब्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो वी हैव डेटेड द एजेस ऑफ द स्कार्प। उस सब स्कार्प का एज हम लोग निकाले, कैसे निकाले वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इस लेवल पे तुमको समझने में। तो हम लोग एज डिटरमाइन किए, एज आई टोल्ड मोस्ट ऑफ द सेगमेंट्स आर लेस देन 10 मिलियन ईयर, मतलब बहुत यंग होता है, लेस देन 10 मिलियन ईयर। एंड 130 आउट ऑफ 141 मतलब 95% आर लेस देन 50 मिलियन ईयर इन दिस साउथ पोलर रीजन। जब स्कार्प मतलब वो जो फॉल्ट को अगर मैपिंग करते हैं, उसका लेंथ अगर हमें पता है तो लेंथ से उस फॉल्ट मैक्सिमम कितना मैग्नीट्यूड का ग्राउंड वाइब्रेशन जनरेट करेगा वो हमें पता चल सकता है। फ्रॉम द लेंथ ऑफ द रप्चर, फ्रॉम द लेंथ ऑफ द फॉल्ट वी कैन नो वो कितना मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक या मूनक्वेक जनरेट कर सकता है। आर्थ में भी ऐसा होता है, आर्थ में अगर फॉल्ट का लेंथ पता है, रप्चर का लेंथ पता है, तो रप्चर लेंथ से हमें पता चल सकता है कि वो मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम मतलब अगर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 6 हुआ वो 4 भी प्रोड्यूस कर सकता है, 3 भी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, सो फॉर ऑल द फॉल्ट्स वी हैव कैलकुलेटेड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। ठीक है, एंड देन अगर कोई मैग्नीट्यूड का मूनक्वेक होता है तो उससे कितने डिस्टेंस तक ग्राउंड वाइब्रेशन होगा, ये ग्राफ में दिखाया गया है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं। तो अगर कोई मैग्नीट्यूड का मूनक्वेक होता है तो वो एपिसेंटर से कितने डिस्टेंस तक अफेक्ट करेगा, कितने डिस्टेंस तक ग्राउंड वाइब्रेशन करेगा। दिस इमेज यू मे हैव सीन इन न्यूज़पेपर व्हिच इज ऑलरेडी पब्लिश्ड, आई टोल्ड। सो देयर अगर ये सोर्स है, दिस ब्लैक लाइंस आर द फॉल्ट, ब्लैक लाइंस आर द फॉल्ट और द फॉल्ट सोर्स। अगर यहाँ पे मूनक्वेक होता है तो इतने डिस्टेंस तक अफेक्ट करेगा, जितना येलो जोन दिख रहा है ना, दैट इज द हजार्ड जोन। उस जोन पे लैंडिंग करना इज नॉट सेफर, लैंडिंग इन दिस रीजन इज नॉट सेफर। सो ये जो जोन से लैंडिंग जोन से, उसमें से ये 9 हो गया, 8 हो गया, 1 2 3, ये कुछ रीजन्स हैं जो कि सेफ है टू लैंड, बाकी जो रीजन्स है दीज आर अनसेफ टू लैंड। सो ये हमारा फाइंडिंग था और ये इतना पब्लिक अटेंशन इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि मिशन इज गोइंग इन 25, क्योंकि अभी रिसेंटली मिशन इज गोइंग, दैट्स व्हाई दिस रिसर्च कैस्ट द आईज ऑफ मेनी इंटरनेशनल ऑडियंस। तो दिस इज ऑल अबाउट द हजार्ड मैप ऑफ द साउथ पोल। So that's the end of this session. मुझे 1 घंटे का करना था लेकिन मैं almost 1.5 hour कर लिया. So I'll end with this quotation. This is not end for me. I will go for next achievement. So success is not permanent. So we have to work more harder to achieve more. And failure is also not final. This is again quoted by Dr. APJ Abdul Kalam. So thank you. अभिषेक सर, थैंक यू। और किसी का कुछ मतलब जो भी सर आज बोले, मतलब अपना एक्सपीरियंस, अपना जर्नी एंड रिसर्च वर्क रिलेटेड, अगर कोई भी किसी को कुछ डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं। सॉरी मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया तो कुछ सब नहीं। लोग बोर हो गए। आप बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा धीरे धीरे एक्सप्लेन किए। मैं भी पूरा क्लास आपका मतलब मुझे भी बहुत इंटरेस्ट था मतलब जानने के लिए कि कैसा ये मिशन है,
क्यों ये इतना अटेंशन, मतलब पब्लिक का इतना अटेंशन क्यों वो इतना गेन किया। मैं भी बहुत मतलब एंग्शियस था। और कुछ कोई किसी का अगर कुछ पूछना है तो पूछिए, या फिर हम इसको यहीं पे मतलब कंक्लूड कर देंगे क्लास सेशन को। एनीबॉडी प्लीज? नहीं, कोई कुछ क्वेश्चन पूछे थे क्या? पहले देख दे रहा हूँ एक बार। माइग्रेशन ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न के बारे में। सो जैसे मैंने बताया दैट इज द करंट रिसर्च टॉपिक। उसके ऊपर कोई एविडेंस ऐसे प्रूफ मतलब पूरा फुल प्रूफ तो नहीं है, बस ये एक हाइपोथेसाइज्ड कॉन्सेप्ट है कि व्हाई द एस्टेरॉइड बेल्ट्स हैव माइग्रेटेड इनवर्ड एंड व्हाई दे इंपैक्टेड ऑन द प्लैनेटरी सरफेस एट अराउंड 4 बिलियन ईयर एगो। 4 बिलियन ईयर एगो उस टाइम पे क्यों उसी टाइम पे इतने सारे इंपैक्ट्स हुए, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये हाइपोथेसाइज किया गया है कि जो जो जुपिटर और सैटर्न का साइज है, जैसे हम लोग बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर जो प्लैनेट्स हैं उसको क्या बोलते हैं, गैस जायंट बोलते हैं, बिकॉज ऑफ देयर साइज। उनका जो जितना बड़ा डायमीटर है, जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं, गैस जायंट भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ देयर डायमीटर। सो जितना ज्यादा डायमीटर होगा तो वो उतना दूर में फॉर्म होगा, सन से उतना दूर फॉर्मेशन होगा, सन से उतना डिस्टेंस उसका ज्यादा होगा। तो उस बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट किया गया है कि जो जुपिटर है और सैटर्न है उसका जो प्रेजेंट साइज है, दैट साइज प्लैनेट कैन नॉट फॉर्म एट द करेंट पोजीशन। अभी जो पोजीशन है उस पोजीशन पे वो फॉर्म होना मुश्किल है, इसलिए दैट फॉर्म्ड एट ए ग्रेटर डिस्टेंस, like where now you are getting Uranus and Neptune, they were formed there and then they pushed inward, then they came inward. So why it migrated inward, uska proof abhi tak nahi mila hai. This is still active research. You can search it in Google, migration of Jupiter and Saturn, you will get. Southern part में Chandrayaan 3, yes. Not like सिर्फ आर्टेमिस के बारे में मैंने बताया क्योंकि we have used the lunar reconnaissance orbiter data which is NASA's mission. So we have used NASA's data. So my result is also for Artemis mission. It is also going to help Chang'e, which is Chinese mission. That is also going to be helpful. Chandrayaan 3 is also going to be helpful. बट हम सेस्मिक रिस्क के बारे में बात करते हैं। सेस्मिक रिस्क मतलब किसको है, हजार्ड किसको है, ह्यूमन लाइफ को है या इंस्ट्रूमेंटेशन को है। चंद्रयान 3 इज गोइंग टू लैंड एज ए रोबोटिक मिशन, उसमें ह्यूमन नहीं जाएगा, वो बस रोवर जाएगा जो कि लैंड करेगा। सिमिलरली चंगई जो सीरीज है 4-5 जो भी चल रहा है चाइनीज मिशन जो है, दैट इज ऑल्सो ए रोबोटिक मिशन, उसमें ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व नहीं है। In Artemis, human life is involved, so that is also another cause. First cause is we are using NASA's data, so our result is for them. Second is it will definitely help other missions, but in selection of landing site they can use, but we cannot say it hazardous. Hazardous तब होगा जब human life involved होगा, तो human life अभी तक सिर्फ Artemis mission में है। और एक भी मिशन है जिसको I forgot the name, that is called Far Side, some name I have forgotten, that is also planned in 2030, जिसमें बहुत सारे सेस्मोमीटर। अभी तक क्या है कि जब अपोलो एरा था, जब अपोलो टाइम पे था, एक सेस्मोमीटर प्लेस किया गया था। So from one seismometer getting data from the all around lunar lobe, सारे जगह से डाटा कलेक्ट करना, तो एरर बहुत ज्यादा आएगा। मतलब एक ही पोजीशन पे रखोगे, सपोज सेस्मोमीटर इज ऑन हिमालय एंड यू एक्सपेक्ट दैट यू विल गेट earthquake sign from the American countries or something, then that is like we will get more error. We can get some location but it will not be precise, बहुत ज्यादा accurate नहीं होगा। So next जो मिशन है in 2030, they are planning to place many seismometer in during that mission. So उसके लिए भी हेल्प होगा साइट सिलेक्शन करने के लिए। अभी तो मैं सिर्फ साउथ पोल का दिखाया क्योंकि वो पब्लिश हो गया है। नॉर्थ पोल इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड। आई थिंक यू हैव ऑल्सो आस्क्ड कि नॉर्थ पोल का क्यों नहीं है। नॉर्थ पोल ऑल्सो वी हैव प्रिपेयर्ड ग्लोबल इमेज, वी आर
Like now we are continuing on that global data. So it will take time. I think in next 1 or 2 year we'll publish global map also. So then it will help other missions also. नाउ साउथ पोल इज प्राइमरी टारगेट, क्योंकि साउथ पोल में एक जो क्रैटर है एसपीए बेसिन करके है, उसका नाम है साउथ पोल एटकेन बेसिन. दैट बेसिन इज द ओल्डेस्ट बेसिन ऑन द मून. मून पे सबसे ओल्डेस्ट बेसिन वही है, साउथ पोल एटकेन बेसिन. सो फॉर दैट ओनली नाउ साइंटिफिक organization they are targeting the south pole. North pole they will target in future, but present scenario everybody is targeting south pole because of that south pole Aitken basin. चांद में दाग क्यों है? I told about that Mare basins, that lava flows. I think you missed that. That time I told that those चांद में दाग है, that is nothing but that is the Mare region, that is the basalt region. Because basalt is having lower reflectance, you find it dark. Other जो region highland region है, that is made up of anorthosite plagioclase. So because of anorthosite you are getting higher reflection and that is white, appearing white. Another question is सर जो मून वैली के बारे में बोले एंड फ्यूचर स्टेशन, उसमें ग्रेविटी जी इज गोइंग टू बी ए ग्रेट अफेक्ट बिकॉज इन मून हैविंग 1/6 जी. क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं. So gravity or moon valley, where is the question I want to see? Okay. In the chat. उसमें gravity is going to be a great effect. Yes. ये जो रिजल्ट हमने दिया है अभी भी, जो ग्राउंड वाइब्रेशन का जो भी सेismicity के बारे में बोल रहे हैं या जो भी हम लोग उसके रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं, that is considering lunar G. उसमें लूनर ग्रेविटी को इंक्लूड करना मस्ट है, बिकॉज उसके बिना कोई भी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं होगा. अगर हम लोग अर्थ के जी के बेसिस, अर्थ के ग्रेविटी के बेसिस पे कोई डाटा देंगे तो दैट विल बी नॉट एक्सेप्टेबल. सो वी आर कंसीडरिंग लूनर जी, एंड जो भी फ्यूचर प्लानिंग हो रहे, जो भी मिशंस प्लानिंग हो रहे, दे आर कंसीडरिंग लूनर ग्रेविटी एज वेल एज जो भी लूनर जो साइट पे वो लैंड करेंगे वो साइट प्रॉपर्टी भी वो लोग इंक्लूड करेंगे. जैसे कि उसमें कौन सा लिथोलॉजी है, उसमें सॉइल थिकनेस कितना है, ये सारा दिस ऑल थिंग्स विल बी यूजफुल फॉर द मिशन और दे विल बी यूज्ड इन द मिशन. कोई भी मिशन हो, आर्टेमिस हो, चंद्रयान हो या जापानीज स्पेस मिशन हो, जो भी. Can you please share any preparation strategy for GATE? I think your like Satya Bhai and all faculties are they're going to teach you how to prepare or anything. So if anything is needed from my side, I will give, but I don't think I am like Okay, for preparation strategy we'll discuss later. Because it's already passes 2 hours and Abhishek sir is continuing talking and talking and talking. Okay. No, it is not a problem for me, but I think students are exhausted. No, it's not like that. Our students are so active and very anxious to learn from your side. Okay. Yeah. Because वो लोग बोले थे मुझे क्लास करने, मतलब अभिषेक सर से हम लोग क्लास करेंगे. ओके, अभिषेक सर भी पूरा अपना बहुत ही मतलब कीमती टाइम हमको दिए, उसके लिए उनको भी थैंक्स from the core of my heart. No, I am very much thankful to you, Satya Bhai, because you called me for this session. जैसे मैंने बोला कि जब मैं बैठा था उधर ऑडियंस में तो मेरा अटेंशन यही था कि कब मैं स्पीकर बनूंगा, तो you gave me that chance again to be a speaker. So thanks for that. Sir, please show your first slide. I want to see the quotation. Yeah, I have shown it. I think it is visible. Is it visible now? Yes, yes. थैंक यू वेरी मच. सब लोग थैंक यू बोल रहे हैं. ठीक है अभिषेक सर, अगर हम फ्यूचर में फिर से आपसे कुछ जानने के लिए आपको फिर से बुलाएंगे. Definitely. Till then, take care Abhishek sir and good night. Thank you, bhai. Good night. Thank you all.